अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें नीचे आ जाते हैं तो इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड द प्राइमरी डेंटिशन ईयर से हमने शुरू करना है। इसमें भी सामने जो पेज है इन्फ्लुएंस ऑन प्राइमरी डेवलपमेंट, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू करना है। तो हमारे कहते हैं चार फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी फिजिकल डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं या इन्फ्लुएंस डाल रहे होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्री मेच्योर बर्थ, यानी कि प्री मेच्योर बर्थ होगी तो लो बर्थ वेट होगा। ठीक है, तो कहते हैं अगर इन्फेंट्स जो हैं जिनका वेट 2500 ग्राम से कम होगा तो दे आर एट अ ग्रेटर रिस्क कि उनकी पोस्ट नेटल जो डेवलपमेंट है वो स्टंट हो, स्लो हो। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं लो बर्थ वेट जो है वो इंडिकेटर होता है आपकी प्री मेच्योर बर्थ का। नीचे जाके दोबारा से यही बात करते हैं, कहते हैं अगर आपका एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट होगा जो कि 1500 या 1000 मिलीग्राम, सॉरी मिलीग्राम नहीं, ग्राम से कम होगा, तो चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में प्रॉपरली डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की ना हो सके। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं सेकंड पैराग्राफ पे आएंगे तो कहते हैं 80% ऑफ डेथ्स जो हैं वो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट में विद इन द फर्स्ट 3 डेज ऑफ लाइफ हो जाती हैं। लेकिन अगर बच्चा जो है DOL 4 तक पहुंच जाता है, DOL 4 का मतलब है डे ऑफ लाइफ फोर्थ, मतलब फोर्थ डे तक अगर बच्चा पहुंच जाता है और फोर्थ डे तक वो सरवाइव करता है तो फिर उसकी डेथ के जो चांसेस हैं वो ड्रामेटिकली डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यानी कि सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो ड्रामेटिकली उसके इंक्रीज हो जाते हैं अगर वो फोर्थ डे तक पहुंच जाता है। फिर नीचे आ जाते हैं तो कहते हैं जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं उनके फर्स्ट 2 ईयर्स तक तो लाइफ में उनका चेंज रहता है एज कम्पेयर टू जो 2 ईयर्स का नॉर्मल बर्थ वाला बच्चा होगा। यानी कि उसकी जो बच्चे जो प्री मेच्योर बर्थ जिस बच्चे की होगी और जिसका लो बर्थ वेट होगा उसका 2 साल तक जो है डिफरेंस नज़र आएगा किसी नॉर्मल एज के बच्चे के साथ, कि उसकी डेवलपमेंट थोड़ी स्लो हो रही होगी। फिर कहते हैं जब 3 साल का हो जाएगा तो जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता है और 3 साल के बाद जो है बच्चे नॉर्मली डेवलप करना लग जाते हैं। तो ये तो पहली चीज़ हो गई जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है आपके फिजिकल डेवलपमेंट को, जो क्या है आपकी प्री मेच्योर बर्थ के साथ आपका लो बर्थ वेट। सेकेंड चीज़ जो कि डिपेंड कर रही है, जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है आपकी फिजिकल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में, वो है क्रॉनिक इलनेस। कहते हैं आपका स्केलेटल ग्रोथ जो है ना वो तभी प्रोसेस कर सकता है नॉर्मली जब इंडिविजुअल की सारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट कर रही हों। कहते हैं रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिस जिस एनर्जी को वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करता है। बाकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो उसकी ग्रोथ के लिए यूज़ हो रही होती है। कहते हैं अगर क्रॉनिकली इलनेस आ जाए तो ये जो बैलेंस है ये ऑल्टर हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो भी थोड़ी बहुत एनर्जी बच्चे के पास होती है वो सिर्फ उसके सर्वाइवल में और उसकी एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही होती है और उसकी ग्रोथ के लिए कोई भी एनर्जी नहीं बच रही होती। ठीक है। तो कहते हैं अगर कोई भी बच्चा जो है वो किसी अपनी इन प्राइमरी ईयर्स के अंदर किसी क्रॉनिक इलनेस से गुजरता है तो टेम्प्रेरी सीजेशन आ जाता है उसकी ग्रोथ के अंदर, यानी कि कुछ अर्से के लिए उसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। फिर नीचे कहते हैं कि आपकी अगर एक्यूट इलनेसेस के पीरियड्स आएंगे तो उसके अंदर भी यही होगा कि टेम्प्रेरी सेजेशन आ जाएगा ग्रोथ के अंदर। जितनी स्वेयर डिजीज़ होगी, जितनी स्वेयर इलनेस होगी, उतना ज़्यादा आपका बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट आएगा एट अ गिवन टाइम। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली रिगार्डिंग क्रॉनिक इलनेस की। क्रॉनिक इलनेस जो है वो भी आपकी ग्रोथ को स्टंट करवा सकती है, रोक सकती है। तीसरी चीज़ आ जाती है न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस, न्यूट्रिशन से क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन से भी एनर्जी मिलेगी जो कि आपकी सर्वाइवल में और ग्रोथ में काम करेगी। तो इसमें भी यही बात कहते हैं कि जैसे अगर आपको कम न्यूट्रिशन मिल रहे हैं बच्चे को तो क्या होगा, उसकी सर्वाइवल में ही वो यूज़ हो रहे होंगे कम न्यूट्रिशन, उसकी ग्रोथ जो है वो आपको स्टंट दिखेगी। फिर कहते हैं जब आप एडिशनल न्यूट्रिशनल सप्लाई जो है उसकी नॉर्मल होगी तो एकदम से उसकी जो ग्रोथ है वो नॉर्मल होने लग जाएगी। लेकिन न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है उसका एक कहते हैं कि एक हद तक की न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी होगी तो वो आपकी नॉर्मल ग्रोथ करवाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप एडिशनल न्यूट्रिशनल इंटेक करवाने लग जाएं तो आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा ही रैपिड होने लग जाए, यानी कि अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस सही होगा तभी नॉर्मली ग्रोथ जो है वो बच्चे की होगी। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। और चौथा पॉइंट जो है वो सेकुलर चेंज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें सिर्फ इतनी सी इन्होंने बात की हुई है। कहते हैं विद द पैसेज ऑफ ईयर्स ये देखने में आ रहा है कि जो बच्चों की जो एज ऑफ डेवलपमेंट है और जो एज ऑफ सेक्सुअल मेचोरेशन है वो जल्दी होती जा रही है। ठीक है। जिसमें कहते हैं कि सिंस 1900 देखा गया है कि जो एवरेज हाइट है वो 2 to 3 इंचेस लोगों की बढ़ गई हुई है। और जो बच्चों की मेचोरेशन की स्टेज होती है, जो मेंस्ट्रुएशन की एज होती है, जो सेक्सुअल मेचोरिटी की एज होती है, वो
विद द पैसेज ऑफ टाइम 1 साल पीछे आती जा रही है, यानी कि बच्चे जो हैं वो अब जल्दी मेच्योर हो रहे हैं, मोर रैपिडली जल्दी ग्रो कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है कि सेकुलर चेंज इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्यों आ रहा है, इसकी वजह उन्होंने सेकंड पैराग्राफ में बता दी हुई है। कहते हैं क्योंकि अब हमारे पास बेटर न्यूट्रिशंस हैं जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स ही चाहिए होती हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जब आपके पास बेटर न्यूट्रिशन विद बेटर प्रोटीन्स वगैरह आपको अवेलेबल हैं, तो इसकी वजह से आपका फास्टर वेट गेन होता है, जो कि आपका अल्टीमेटली आपकी अर्ली मेचुरेशन को ट्रिगर करता है। ठीक है, तो बस इसमें इतनी सी ये वाली बातें थी जो कि इसमें से देखने वाली थी, बाकी इतने डेप्थ में पढ़ने वाला ये टॉपिक नहीं है, जितना बस बता दिया उसे उतना ही काफ़ी है। अच्छा, नेक्स्ट पे हमने आ जाना है मेचुरेशन ऑफ ओरल फंक्शंस के ऊपर। कहते हैं फिजियोलॉजिकली 4 मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं, 4 मेजर फंक्शंस होते हैं आपकी ओरल कैविटी के। एक है रेस्पिरेशन, दूसरा है स्वॉलिंग, तीसरा मेस्टिकेशन और चौथा स्पीच। कहते हैं रेस्पिरेशन को समझा जाता है कि रेस्पिरेशन जो है वो मेजरली आपकी नेजल कैविटी, नोज़ का काम है, लेकिन इसके अंदर ओरल कैविटी का भी यूज़ हो रहा होता है। किस तरीके से कहते हैं कि आपका जो पोस्चर ऑफ द मैंडिबल और टंग है ना, ये आपके प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स होते हैं फॉर रेस्पिरेटरी नीड्स। यानी कि अगर आपकी टंग और मैंडिबल जो है पोस्टीरियरली होंगे तो आपका जो नेजल कैविटी है, नेजल पैसेज है, वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इसलिए टंग और मैंडिबल ये दोनों आपकी ओरल कैविटी के पार्ट्स हैं, ओरल रीजन के पार्ट्स हैं, और ये दोनों जो है डिटर्मिन करा रहे होते हैं आपकी रेस्पिरेशन जो है नॉर्मल हो उस चीज़ को। अच्छा, फिर आगे आ जाते हैं तो कहते हैं एट बर्थ जो है ना, न्यूबॉर्न के सर्वाइवल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एयर मस्ट पास थ्रू हिज एयरवेज और लंग्स तक जाए, ताकि उसकी जो है वो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस जो है वो शुरू हो। इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका जो मैंडिबल है इट मस्ट बी पोजीशन डाउनवर्ड, और जो टंग है इट मस्ट बी पोजीशन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड, ताकि जो आपका पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है वो ओपन हो जाए। और जब फेरेंजियल वॉल, फेरिंग्स जो है ओपन होगा, तभी आपकी जो एयर है वो आपके लंग्स तक पास हो सकेगी। फिर कहते हैं जो न्यूबॉर्न्स होते हैं वो ऑब्लिगेटरी नेजल ब्रीदर्स होते हैं, यानी कि वो नोज़ से ही ब्रीथ करते हैं, और नोज़ से ब्रीथ करने के लिए उनका ये पैसेज, नेजल पैसेज ब्लॉक होगा तो उनकी एयरवे जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सकेगी। तो आपको ये समटाइम्स खुद ही फिजियोलॉजिकली आपको ये पॉसिबल करवाना होता है कि आप उसकी एयरवे को खोलें, जो कि आप मैंडिबल को फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड पुश करवा के आप उसकी एयरवे को ओपन करवाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम स्वॉल्विंग पे। कहते हैं स्वॉल्विंग जो है वो बच्चा जो है वो अपनी लेट मंथ्स ऑफ फीटल लाइफ के अंदर ही सीखना शुरू कर देता है, और वो अपना एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो उसको स्वॉलो कर रहा होता है ड्यूरिंग हिज प्री बर्थ टाइम। ठीक है, और कहते हैं जब वो अपने एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो करता है, तो वो जो स्वॉलोड एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एज अ स्टिमुलेंट एक्ट करता है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ इन्फेंट्स इम्यून सिस्टम। यानी कि जब वो सलाइवा कह रही हूँ, अपना एमनियोटिक फ्लूइड को स्वॉलो करेगा, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड उसकी इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन में हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं। कहते हैं जब बच्चे की एयरवे स्टैब्लिश हो गई, पहला काम तो उसने कर लिया, सेकंड काम उसने क्या करना है, उसने दूध लेना है, मिल्क लेना है। ठीक है, इसकी अकम्पलिशमेंट जो है वो दो मेन्यूवर्स, दो प्रोसेसेस से हो रही होगी। एक बच्चा करेगा सकलिंग, दूसरा बच्चा करेगा स्वॉलोइंग। अब सकलिंग जो है वो सकिंग से डिफरेंट होती है। सकलिंग क्या चीज़ होती है वो नीचे आके बताते हैं। कहते हैं जो मिल्क डक्ट्स होती हैं उनकी सराउंडिंग में होते हैं स्मूथ मसल्स, और जब भी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल्क जो है इजेक्ट होगा। अब बच्चा जो है वो डायरेक्टली मिल्क जो है वो सक नहीं करता, बल्कि वो सिंपली क्या करता है, सकलिंग। सकलिंग क्या होता है, आपके लिप्स की ना निबलिंग मूवमेंट्स होती हैं। निबलिंग मूवमेंट्स किस तरीके की होती हैं, जैसे कुछ स्क्विरल होती है ना, वो अपनी गुलहरी, ठीक है, वो कोई भी चीज़ खाती है तो वो उसके ऊपर बार बार लिप्स को आगे पीछे कर रही होती है। तो जो निबलिंग मूवमेंट्स होती हैं वो भी ऐसी ही होती हैं, जिसके अंदर सिर्फ लिप्स की मूवमेंट्स होती है। लिप्स जो हैं वो क्लोज एंड ओपन हो रहे होंगे। और ये सकलिंग जो मूवमेंट होती है ये क्या करती है, जो स्मूथ मसल्स थे सराउंडिंग दी मिल्क डक्ट्स, उनको स्टिमुलेट करवाती है। और जब वो स्मूथ मसल स्टिमुलेट होते हैं तो वहाँ से उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वहाँ से मिल्क जो है वो स्क्वर्ट आउट होता है। तो बच्चा जो है वो सिंपली सकलिंग करता है अपने लिप से, जो कि एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है इन्फेंट्स का, और उसकी सकलिंग करने की वजह से वहाँ से मिल्क जो है इजेक्ट होता है। अब जो मिल्क जो स्क्वर्ट आउट होगा, इजेक्ट होगा, वो डायरेक्टली बच्चे की टंग पे जाएगा। ठीक है, और कहते हैं बच्चों ने जो आपकी टंग होती है ना वो भी आपके लोअर लिप के साथ अटैच हुई हुई होती है बच्चों के अंदर। अब वो जो टंग पे जाएगा, जो लिप सॉरी जो मिल्क इजेक्ट होगा वो डायरेक्टली उसकी टंग पे जाएगा, और टंग से फ्लो करता हुआ उसकी पोस्टीरियरली उसके फेरिंग्स में चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहते हैं जो टंग होती है वो एंटीरियरली आपके लिप्स, लोअर लिप के साथ इन कांटेक्ट होती है, ताकि सारा का सारा जो मिल्क है वो डिपॉजिट हो उसकी फॉरन से टंग के ऊपर। अब ये जो चीज़ें थी, ये सीक्वेंस था आपके इनफेंटाइल स्वॉलो का। अब इनफेंटाइल स्वॉलो जो है वो इंपॉर्टेंट है, ये जो भी हमने पढ़ी है इसके ऊपर यूक्यू भी आ सकता है, मेरे ख्याल से आया हुआ भी है। अच्छा, अब ये जो इन्फेंटाइल स्वॉलो थी ये 3 स्टेप से बनी हुई है, यहाँ पे नीचे सीक्वेंस में बताया हुआ है। कहते हैं इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय
एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मस्कुलेचर ऑफ द लिप्स, वही निबलिंग मूवमेंट्स की लिप्स ने, जिसको हम सक्लिंग भी कह रहे थे। नेक्स्ट क्या हुआ, कहते हैं अ टंग टिप ब्रॉड फॉरवर्ड इन कॉन्टैक्ट विद लोअर लिप के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगी आपकी टंग। एंड देन क्या होगा थर्ड स्टेप पे, कि आपकी लिटिल एक्टिविटी होगी आपकी पोस्टीरियर टंग की और फेरेंजियल मस्कुलेचर की, और वो जो सारा मिलके वो अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर आपकी सकलिंग और स्वॉलोइंग हुई है इन 3 स्टेप्स के साथ, और इसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल स्वॉलो। अच्छा, दूसरा कहते हैं जो टंग टू लोअर लिप एपोजिशन है, यानी कि जो कनेक्शन है ये इन्फेंट्स में इतना कॉमन होता है कि यूजुअली एट रेस्ट भी बच्चे जो हैं अपनी टंग को लोअर लिप के साथ ही कनेक्टेड रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। और कहते हैं अगर आप इसको इस तरीके से टेस्ट भी कर सकते हैं कि अगर आप उनके लिप को मूव करें तो साथ साथ उनकी टंग भी मूव होती है, ऐसे जैसे वो दोनों आपस में फिक्स स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं जो सकलिंग रिफ्लेक्स था और इन्फेंटाइल सोलो थी वो आपके 1 ईयर ऑफ लाइफ तक रहती है, उसके बाद जो है वो डिसअपेयर हो जाती है। अच्छा, फर्दर आ जाएँ तो कहते हैं जैसे जैसे बच्चा जो है मैच्योर होता चला जाएगा, उसका जो मैंडिबल की मूवमेंट्स हैं वो भी मैच्योर होंगी, और एंड देन सॉल्विंग करते वक्त बच्चे का एलिवेटर मसल ऑफ द मैंडिबल जो है वो एक्टिवेट होने लग जाते हैं। एंड देन जब फर्दर जो वो सॉल्विंग करेगा, उसके जब उसके ऑफकोर्स उसकी सेमी सॉलिड्स एंड सॉलिड फूड को लेगा, तो उस केस में उसके एक तो मैंडिबल की मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, दूसरा उसकी जो टंग है वो भी मोर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स करेगी रेदर देन जस्ट पोजीशनिंग इंटीरियरली। ठीक है। तो अब नीचे आ जाते हैं, कहते हैं जब बच्चा च्यू करता है ना, जब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आगे भी आएगी दोबारा, कहते हैं जब भी एक बच्चा च्यू करता है तो वो उसकी मैंडिबल की ओपनिंग जो है ना वो लेटरली होती है। मतलब जब बच्चा मुंह खोलेगा तो उसका जो मैंडिबल है वो लेटरल साइड पे जाएगा, फिर वो मिड लाइन में आएगा, एंड देन वो अपने मैंडिबल को क्लोज करेगा च्यूइंग मूवमेंट्स में। मतलब च्यूइंग करने के लिए जब मुंह खोलेगा तो लेटरल साइड पे खोलेगा, देन बीच में लेके आएगा, एंड देन बंद करेगा। जबकि एडल्ट जब च्यूइंग करता है तो एडल्ट जो है वो स्ट्रेट डाउन अपनी च्यूइंग करने के लिए अपने मैंडिबल को नीचे लेके जाता है, देन लेटरली लेके ऊपर लेके आता है। अब इसको देखें तो 3.9 के अंदर ने दिखाया हुआ है कि चाइल्ड की जब भी सॉल्विंग होनी है तो उसने हमेशा अपने मैंडिबल को पहले लेटरली खोलना है, फिर सेंटर में लेके आके उसने वापस बंद करना है। जबकि एडल्ट जब खोल रहा है वो बिल्कुल डाउनवर्ड खोल रहा है और फिर थोड़ा सा लेटरली लेके ऊपर लाके बंद कर रहा है। तो ये बस एक थोड़ा सा डिफरेंस था एडल्ट में और बच्चे की च्यूइंग के अंदर। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं बाय टाइम जो है उसकी टंग की जो मूवमेंट्स हैं वो भी ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, और उसका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग है वो भी एक्टिव होता चला जाएगा, और वहाँ पे भी उसकी मूवमेंट जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। जैसे हमें पता है हम च्यूइंग करते हुए हमने एक बोलस की और चीज़ पढ़ा करते थे कि बोलस जो है वो आपकी टंग के मिड के ऊपर सेटल होता है, और देन आप उसको पोस्टीरियरली पुश देते हैं और आप swallow करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं विद टाइम डेवलप होंगी टंग की डेवलपमेंट से, और आपकी ये इन सॉल्विंग जो है वो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं जो मेचुरेशन ऑफ ओरल फंक्शंस है ना, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक है ग्रेडियंट फॉलो करते हैं इंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी कि एट ग्रेडियंट, वो जो भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ग्रेडियंट क्या होता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो कहते हैं डेवलपमेंट इस तरीके से हो रही है कि पहले आपका इंटीरियर पोर्शन डेवलप होता है, ठीक है, एंड बाद में आपका पोस्टीरियर पोर्शन डेवलप होता है टंग का, टंग का नहीं, स्वॉल्विंग का। यानी कि जब आप शुरू में एट बर्थ स्वॉलिंग कर रहे होते हैं तो आपके लिप्स मेच्योर होते हैं, एंड वो आपकी वेरियस विग्रस सक्लिंग मोशंस करवा रहे होते हैं, आपके मेनली लिप्स एक्टिव होते हैं। फिर एज द टाइम पासिस बाय आपके पोस्टीरियर पार्ट्स ऑफ द टंग एक्टिव होने लग जाएंगे, और आपके फेरेंजियल कंस्ट्रक्चर्स एक्टिव होने लग जाएंगे, और वो आपकी स्वॉलिंग में ज़्यादा हेल्प करवा रहे होंगे। तो इसलिए जो आपका ग्रेडियंट है स्वॉलिंग का वो इंटीरियर टू पोस्टीरियर डेवलपमेंट वाला है। अच्छा, फिर कहते हैं जो प्रिंसिपल फ्रंट टू बैक मैचुरेशन का मैकेनिज्म है ना, ये आपकी स्पीच में भी इलस्ट्रेट होता है कि जो फर्स्ट साउंड जो बच्चा निकालता है वो बाइलेबियल होती है, जिसके अंदर सिर्फ लिप्स की मूवमेंट होती है, जो कि एम पी बी वाली साउंड्स हैं। ठीक है। जिसमें कहते हैं इसलिए बच्चे का जो फर्स्ट वर्ड्स होते हैं वो मामा पापा होते हैं, क्योंकि वही वर्ड्स वो बोलना शुरू करता है स्टार्ट में। नेक्स्ट कहते हैं आपकी टंग टिप के कॉन्सोनेंट्स आएंगे, जिसके अंदर उसके सिबलेंट्स आ जाते हैं एस एन जी वाले साउंड्स के। ठीक है। जिसके अंदर टंग की टिप जो है वो आपके क्लोज टू द पैलेट आती है, लेकिन कांटेक्ट में नहीं आती। फिर लास्ट में कहते हैं जो साउंड्स डेवलप होती हैं वो आपकी टी की साउंड्स होती हैं, जिसके अंदर आपकी पोस्टीरियर टंग की प्रिसाइज पोजीशनिंग होती है। ठीक है। और ये जो पोस्टीरियर टंग है ये बिल्कुल एंड में जाके डेवलप होनी है, मतलब मेचोरेशन जब पोस्टीरियरली एंड में जानी है, तो ये कहते हैं 4 to 5 ईयर्स तक जाके बच्चे की ये वाली साउंड जो है डेवलप होती हैं। तो ये जो एंटीरियर टू पोस्टीरियर वाला ग्रेडियंट था मेचोरेशन का, ये हमारी स्पीच के अंदर भी एविडेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, तो कहते हैं नेक्स्ट बच्चा जो है ना वो अपनी नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग करता होता है, सकिंग जो कि किसी थंब फिंगर या किसी भी इस तरह से सिमिलरली शेप ऑब्जेक्ट की वो सकिंग कर सकता है। अब जो सकिंग एक्शन है ये भी कहते हैं 2 ईयर्स ऑफ एज तक चलता है, एंड उसके बाद जाके ये
रिग्रेस हो जाता है। किस टाइम पे जाके रिग्रेस होता है मेनली, कहते हैं जब तक आपके प्राइमरी मोलर्स इरप्ट होते हैं सेकेंड ईयर्स ऑफ एज में जाके, तो ये जो सकिंग एक्शन है वो नॉर्मली स्टॉप हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर कहते हैं जब आपकी सकिंग एक्टिविटी जो है जब स्टॉप हो जाएगी, तब आपकी नॉर्मल स्वॉलो के करेक्टरिस्टिक डेवलप होने लग जाएंगे। नॉर्मल स्वॉलो के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर कहते हैं आपकी जो लिप एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि लिप्स आपके रिलैक्स रहते हैं। दूसरा जो टंग टिप है वो आपकी अगेंस्ट द एल्वेलर प्रोसेस बिहाइंड योर मैक्सिलरी इंसाइजर्स जो है वहाँ पे आकर रेस्ट करने लग जाती है। और जो पोस्टीरियर टंग है इट इज़ बॉट इनटू एक्लूजन ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी नॉर्मल एडल्ट स्वॉलिंग के पैटर्न में आ जाती हैं कि लिप्स जो हैं वो रिलैक्स्ड होंगे, टंग की टिप जो है वो पोस्टीरियर टू द एल्वेलर प्रोसेस आके बैठेगी, पोस्टीरियर टू द मैक्सिलरी इंसाइजर्स आके बैठेगी, और जो पोस्टीरियर टीथ हैं वो एक्लूड करेंगे ड्यूरिंग स्वॉलोइंग। तो ये आपकी तीन चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल स्वॉलो के अंदर आनी है। लेकिन कहते हैं कि अगर एज लॉन्ग एज आपकी सकिंग हैबिट्स जो है परसिस्ट करेंगी तो ये नॉर्मल एडल्ट स्वॉलो जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। कहते हैं जो सकिंग हैबिट्स है ना, ये आपकी कंप्लीट ट्रांजिशन टू एडल्ट सोलो के अंदर आपकी इनहिबिशन डालती हैं। वही वाली बात, क्यों डालती हैं? क्योंकि कहते हैं अगर आपकी सकिंग की हैबिट्स रहती हैं तो सकिंग की वजह से क्या होता है, थंब सकिंग में हमें पता है कि एंटीरियर ओपन बाइट हो सकती है। जब एंटीरियर ओपन बाइट होगी तो जो फिजियोलॉजिकली हमने कहा है ना कि एंटीरियर सील डेवलप हो जानी चाहिए ड्यूरिंग स्वॉलो, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। तो जब वो फिजियोलॉजिकल एंटीरियर सील ही डेवलप नहीं हो पाएगी तो आपका जो नॉर्मल स्वॉलो अडल्ट स्वॉलो के अंदर आपकी ट्रांजिशन आनी थी वो और डिले हो जाती है उन लोगों के अंदर जो कि थंब सकिंग करते हैं या सकिंग हैबिट्स रखते हैं। अच्छा, लास्ट में च्यूइंग पैटर्न आ जाता है। ये अभी हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है, वो ये भी वही वाली बातें लिखी हुई है कि जो एडल्ट है वो टिपिकली जब च्यू करता है तो वो अपने मैंडिबल को स्ट्रेट डाउन लेके जाता है, देन जॉ को लेटरली मूव करता है एंड देन उसको वापस कांटेक्ट में लेके आता है। जबकि बच्चा अगर जॉ ओपन करेगा तो बच्चा जो है वो लेटरली ही जॉ को ओपन करेगा, देन वो मिड लाइन में लेके आएगा और उसको क्लोज करेगा। ये जो च्यूइंग पैटर्न है ना, ये कहते हैं 12 ईयर्स ऑफ एज तक अपना चाइल्ड पैटर्न से एडल्ट पैटर्न के अंदर आ जाता है, जिस एज में कहते हैं आपकी परमानेंट किनाइंस की इरप्शन होती है। फिर नीचे कह देते हैं कि अगर कुछ लोगों के अंदर जो किनाइंस हैं वो नॉर्मली इरप्ट नहीं होते ड्यू टू क्राउडिंग, ठीक है, तो उन लोगों के अंदर आपके जो एडल्ट च्यूइंग पैटर्न है वो डेवलप नहीं होता, वो अपनी बच्चों वाला च्यूइंग पैटर्न ही रखते हैं। किन लोगों के अंदर? जिनके अंदर आपका किनाइन जो है वो अपने नॉर्मल फंक्शन में नहीं आएगा ड्यू टू स्वेयर एंटीरियर ओपन बाइट या ड्यू टू स्वेयर क्राउडिंग, ठीक है, तो वो जुवेनाइल च्यूइंग पैटर्न ही करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ। इसमें पहले तो नेटल टीथ का बताते हैं। नेटल टीथ जो है वो कहते हैं आपका प्राइमरी टीथ होता है प्रेजेंट, जो कि एट बर्थ प्रेजेंट होगा। इनके नॉर्मली या तो आपका सुपरनुमरी टीथ हो सकता है या ये आपका कोई नॉर्मल प्राइमरी टीथ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ इरप्शन ऑफ प्राइमरी टीथ, जो कि टेबल 3.1 के अंदर बताया हुआ है। इसके अंदर सिर्फ हमने अपना जो इरप्शन वाले टाइम्स है ना उनको देखना है, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टूथ के टीथ के। बाकी जो कैल्सिफिकेशन और रूट फॉर्मेशन वगैरह है वो सब चीज़ें हम छोड़ भी दें तो खैर है। अच्छा, कहते हैं फर्स्ट टूथ की जिसकी एरप्शन शुरू होती है वो हमें पता है हमारे मैंडिबुलर इंसाइजर्स होते हैं, जो कि अराउंड 6 मंथ्स ऑफ एज में जाके एरप्ट होना शुरू होते हैं। एंड उसके बाद क्या निकलेंगे, हमारे बाकी सारे इंसाइजर्स निकलते हैं। फिर कहते हैं 3-4 मंथ्स का इंटरवल आता है। उसके बाद क्या निकलेंगे आपके फर्स्ट मोलर्स निकलेंगे, मैक्सिलरी और मैंडिबल। देन 3-4 मंथ्स का इंटरवल आता है और उसके बाद आपकी मैक्सिलरी या मैंडिबुलर केनाइंस आएंगे। और अल्टीमेटली आपके 24 to 30 मंथ्स में जाके आपके मैक्सिलरी सेकंड मोलर्स एंड मैंडिबुलर सेकंड मोलर्स भी आ जाएंगे। एग्जैक्ट डेट्स जो है वो उस टेबल में से हमने देख लेनी है, इस टेक्स्ट में इतनी कोई खास बात नहीं थी। एंड में इसके खास बात आ रही है जिसके अंदर आपकी कुछ स्पेसेस के बारे में बताया हुआ है। एक है आपकी प्राइमेट स्पेस और एक है आपकी डेवलपमेंटल स्पेस। जो आपकी प्राइमेट स्पेसिस है ना, प्राइमेट स्पेसिस कहते हैं आपके प्राइमरी टीथ में कुछ दांतों के दरमियान में होती हैं। मैक्सिलरी आर्च में प्राइमेट स्पेस जो होगी वो आपके लेटरल इंसाइजर और किनाइंस के दरमियान में होगी। और मैंडिबुलर आर्च में जो आपकी प्राइमेट स्पेस है वो आपकी किनाइन और फर्स्ट मोलर के दरमियान में होगी। ये प्राइमेट स्पेसिस क्या होती हैं? कहते हैं प्राइमेट स्पेसिस जो हैं वो आपकी नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं जब फ्यूचर में आपके जब दांत बाकी इरप्ट होने तो उनकी नॉर्मल पोजिशनिंग में हेल्प करती हैं, ठीक है। ये भी इस प्राइमेट स्पेसिस की डिटेल आगे जाके भी बहुत ज़्यादा आनी है। नेक्स्ट आ जाती हैं डेवलपमेंटल स्पेसेस। डेवलपमेंटल स्पेसेस जो है वो आपकी कहते हैं प्राइमरी इंसाइजर्स के दरमियान में होती हैं एट द बिगनिंग ऑफ योर इरप्शन। और उसके बाद कहते हैं जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये जो डेवलपमेंटल स्पेसेस हैं बड़ी होती जाती हैं, क्योंकि आपका एल्वेलर प्रोसेस एक्सपेंड होता चला जाता है। जब एल्वेलर प्रोसेस एक्सपेंड होगा तो आपके प्राइमरी टीथ के दरमियान में स्पेसिंग जो है वो बढ़ती चली जाती है। और ये जो स्पेसिंग है ये भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ परमानेंट इंसाइजर्स। अब इस पूरे पैराग्राफ में से ना, इस पूरे टॉपिक में से सिर्फ ये वाली जो पैराग्राफ है पढ़ने वाला है, पीछे जो है वो बस हमने
वो टेबल में से डेट्स एज देख लेनी है इरप्शन ऑफ टीथ की। अच्छा, लेट चाइल्डहुड एंड मिक्स डेंटिशन ईयर्स में ना आप सेकंड पैराग्राफ से आ जाएं। कहते हैं बाय एज 7 जो है आपकी न्यूरल डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई होती है, और इस टाइम पे जो आपका ब्रेन है और जो ब्रेन केस है वो अपना मैक्सिमम साइज तक पहुंच चुका हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो आपकी लिम्फॉइड टिश्यू की डेवलपमेंट होती है वो भी इस एज में बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट हो रही होती है, जो कि आपकी एडल्ट लेवल से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी हमने पिछले चैप्टर में एक स्कैमेंट्स कर्व पढ़ा था, जिसके अंदर जो लिम्फॉइड टिश्यूज थे वो आपकी एडोलेसेंस से पहले ही कंप्लीटली ग्रो कर जाते हैं और एडोलेसेंस के बाद वो रिग्रेस करते हैं। कहते हैं इस एज में आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, और जो एडनोइड्स होते हैं वो भी लार्ज होते हैं, क्योंकि वो लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो इस एज में कहते हैं अभी तक हार्डली बिगन टू डेवलप होना शुरू हुए हुए होते हैं, और बाकी जो है ना जनरल बॉडी ग्रोथ जो होती है वो मॉडरेटली एडवांस्ड होती है। उसके बाद कहते हैं ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड जो है आपका रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा डिक्लाइन हो जाता है एज कम्पेयर टू इन्फेंसी के अंदर जितनी रैपिड पेस से आपकी जनरल बॉडी ग्रो कर रही थी। तो वो जो एक परसेंटेज था ऑफ ग्रोथ, एक प्रोपोर्शनैलिटी थी ना ग्रोथ की कि कितनी जल्दी जल्दी ग्रोथ आ रही है, वो आपके अर्ली चाइल्डहुड में जाके ज़रा स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू जितनी इन्फेंट वाली स्टेज के ऊपर आपकी अर्ली ग्रोथ हो रही थी। फिर कहते हैं जो ग्रोथ है ये एक मॉडरेटली लोअर लेवल इस्टेब्लिश कर लेती है, जिसको वो फॉलो करती जाती है ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड, यानी कि एक मॉडरेट लेवल पे अब जो है वो ग्रोथ होगी रेदर देन एक बहुत फास्ट लेवल पे। अब ये जो दोनों चीज़ें ये डिपेंड फर्दर कर रही होती हैं आपके न्यूट्रिशन और जो जनरल हेल्थ है, ये दोनों चीज़ें आपकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रही होती हैं। न्यूट्रिशन सही होगी, हेल्थ सही होगी, तो आपकी जो ग्रोथ है वो स्टेबलाइज तरीके से होती रहेगी। तो खैर इतनी इंपॉर्टेंट बातें नहीं थी। अब नेक्स्ट जो आ जाता है ना, असेसमेंट ऑफ स्केलेटल एंड अदर डेवलपमेंटल एजेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से यूक्यूज भी आते हैं। अब कुछ बातें इसकी यहाँ पे मैंशनड है, बाकी कुछ बातें इसकी बालाजी में मैंशनड है। तो बालाजी में जो लिखा हुआ है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसकी लिखी हुई है, तो ये वाला टॉपिक वहाँ से भी पढ़ना है क्योंकि ये यूक्यू है। अच्छा, यहाँ पे वैसे उन्होंने इतनी अच्छी डिटेल नहीं बताई हुई, जो जो हमसे अगर वो यूक्यू में पूछते हैं तो हमने लिखना होता है। खैर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये मैं बता देती हूँ। कहते हैं कि जो आपकी नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल एज है ना, उससे हम इतनी अच्छी असेसमेंट नहीं लगा सकते कि आपका कितना स्केलेटल की डेवलपमेंट हो चुकी हुई है, कितनी स्केलेटल ग्रोथ हो चुकी हुई है, और आपकी कितनी डेवलपमेंटल एज चल रही है। ठीक है। तो कहते हैं आपकी स्केलेटल एज को असेस करना हमारी ऑर्थोडोंटिक्स में बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपकी कोई भी अगर आपकी क्लास 2 की आपने ट्रीटमेंट करनी है, क्लास 3 की आपने ट्रीटमेंट करनी है, तो वो आपकी एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट वाले टाइम के ऊपर बेस्ट होती हैं, क्योंकि उस टाइम के ऊपर अगर आपका जॉ साइज़ कोई बड़ा है या छोटा है तो आप उसको ऑल्टर करवा सकते हैं और अपने जॉ के साइज़ को छोटा बड़ा करवा सकते हैं अपनी एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट वाली एज के ऊपर। अब ये जो एडोलेसेंस ग्रोथ स्पर्ट किस एज में आ रही है, ये आपको अपनी नॉर्मल क्रोनोलॉजिकल एज से नहीं पता लग सकता, तो इसके लिए आपको अपनी स्केलेटल एज की असेसमेंट करनी पड़ती है। ठीक है। तो स्केलेटल एज की असेसमेंट जो है ना वो हमारे पास दो तरीके से यहाँ पे हो रही होती है। एक तो हमारा होता है हैंड एंड रिस्ट का रेडियोग्राफ। हैंड एंड रिस्ट के अंदर कहते हैं आपकी 30 स्मॉल बोन्स जो हैं उनकी कितनी डेवलपमेंट हो गई हुई है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि स्केलेटल डेवलपमेंट चाइल्ड की कौन से लेवल पे है। अब ये जो बात है ना, ये बालाजी में बहुत अच्छी लिखी हुई है। वहाँ पे वो एक एक बोन का बताते हैं कि ये बोन इतनी डेवलप होगी तो ये वाली एज है, ये वाली बोन इतनी डेवलप होगी तो ये वाली एज है। वो वाला जो चीज़ है वो हमने बालाजी से ही पढ़नी है, क्योंकि उसके बारे में पूछते हैं। अच्छा, एक तो चीज़ हो गई हमारी हैंड एंड रिस्ट का रेडियोग्राफ। दूसरा हम जो कर सकते हैं स्केलेटल एज को असेस करने के लिए, वो हम कर सकते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा मेचुरेशन। अब ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा मेचुरेशन है वो हम किस तरीके से देखते हैं, सीवीएम मेथड हम किस तरीके से देखते हैं, अपने स्फेलोमेट्रिक रेडियोग्राफ से। हमें पता है जब भी हमने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट अगर किसी ने करवाया हुआ है तो उसको पता होगा कि उसका सेफ एनालिसिस, एक सेफ लिया जाता है जो जो साइड वे से एक एक्सरे होता है। अब वो जो सेफ होता है ना उसके अंदर आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रास भी आ रहे होते हैं। ठीक है। तो उन सर्वाइकल वर्टिब्रास की भी मेचुरेशन को हम देखते हैं और हम बता सकते हैं कि अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा इतने मेच्योर हैं तो ये स्केलेटल डेवलपमेंट की एज है, और इतने मेच्योर हैं तो ये डेवलपमेंट की एज है। अब ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रा वाली कितनी मेचुरेशन क्या डिपेंड करेगी, क्या डिपेक्ट करेगी, ये वाली बातें भी बालाजी में ज़्यादा अच्छी लिखी हुई हैं। ठीक है। इसमें बेशक फिगर 3.12 देख लो, उसके अंदर स्टेजेस उन्होंने बताई हुई हैं कि हर स्टेज जो है वो आपकी पीक स्टेज से कितना पहले और कितना बाद में आ रही होगी। अब अगर हम 3.12 पे देखें ना, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी स्टेज 2 है वो आपकी पीक ग्रोथ एट एडोलेसेंस से 1 साल पहले आ रही होती है। फिर जो स्टेज 3 है वो आपकी एडोलेसेंस से 1 साल से थोड़ा अर्सा पहले आ रही होती है। ठीक है। उसके अलावा कहते हैं जो स्टेज 4 है वो एडोलेसेंस के 1 साल बाद आ रही होगी। ठीक है। तो इससे पता लगेगा जितनी सर्वाइकल वर्टिब्रास मेच्योर हुई हुई हैं तो उतनी आपकी स्केलेटल डेवलपमेंट हो गई हुई है या उसके पास हैं, या
उससे कितना आप पीछे हैं कि आप अपनी ये डेवलपमेंट या आप अपने ऑर्थो की ट्रीटमेंट करवा सकें। ठीक है। अच्छा, अब बाकी इसमें इतनी को खास इंपॉर्टेंट बातें नहीं लिखी हुई, नीचे आ जाते हैं। तो बस वो कहते हैं सीवीएम जो है वो आपके हैंड एंड रिस्ट से बेहतर है। क्यों? क्योंकि सीवीएम जो है वो आपने जो सेफ का एक ही एक्सरे करवाया था अपनी ऑर्थो की ट्रीटमेंट के लिए, उसी में आपको सीवीएम नजर आ जाएगा, जबकि हैंड एंड रिस्ट के रेडियोग्राफ के लिए आपको एडिशनल रेस डालनी पड़ेगी बंदे के ऊपर, जो कि इतना अच्छा सही नहीं है। अच्छा, उसके अलावा और नीचे आ जाते हैं ना, तो एक को रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट है बिटवीन डेवलपमेंटल स्टेटस एंड क्रोनोलॉजिकल एज, ये बस देख लो। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ को रिलेशन क्या है, यानी कि जो आपका डेवलपमेंटल एज है वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से 0.8 के पॉइंट से मैच कर रही होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका, यानी कि जो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज होती है, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल, ये आपकी डेवलपमेंटल एज के साथ 0.8 के कोएफिशिएंट के साथ मैच कर रही हो तो ये ठीक होती हैं। लेकिन अगर इसका 0.8 से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ है, वो जो नॉर्मल आपकी डेवलपमेंटल ग्रोथ है, वो आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से बहुत ही लैग कर रही है या फास्ट जा रही है। ठीक है। तो बस इसका ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.8 बताना चाहिए एमसीक्यूज के लिए। और बाकी जो है ना, एक और चीज़ है, कहते हैं जो प्रोबेबिलिटी है एक डेवलपमेंटल स्टेज को प्रिडिक्ट करने की दूसरे डेवलपमेंटल स्टेज से। अब डेवलपमेंटल स्टेज से क्या मुराद है? डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर तो काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, यानी कि आपकी स्केलेटल एज आ रही होती है, आपकी डेंटल एज आ रही होती है, आपकी वो सेक्शुअल एज मेचोरेशन एज आ रही होती है। ठीक है। कहते हैं आपको अगर एक डेवलपमेंटल स्टेज का पता हो, फॉर एग्जाम्पल हमें स्केलेटल एज का पता है, तो उस स्केलेटल एज से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी डेंटल एज, या हम उस स्केलेटल एज से प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपनी मेचुरेशन मेंस्ट्रुएशन एज। तो ये जो प्रिडिक्शन है ना, इस प्रिडिक्शन की क्या वैल्यू है? इस प्रिडिक्शन की वैल्यू है स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, जो कि 0.8 को स्क्वायर लगा रहे तो 0.64 है। अब इसकी एक्स्ट्रा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी समझने की जरूरत है कि हम एक डेवलपमेंटल स्टेज से दूसरी डेवलपमेंटल स्टेज को प्रिडिक्ट करने का कितना चांस होता है? 0.64, बस इतना, यानी कि 2 चांसेस इन ऑफ 3 टाइम्स। इतनी बात को बस इसमें से समझना है, बाकी इसकी कोई डिटेल आपसे कोई मैथ्स नहीं करवाएगा, तो बस ये इसमें से ये वाली बात देख लेनी है। बाकी और इस पूरे पैराग्राफ में से कोई और इम्पोर्टेंट बात नहीं थी, ये बालाजी से पढ़ने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इरप्शन ऑफ द परमानेंट टीथ। तो कहते हैं जो भी दांत की इरप्शन होनी है ना, वो सेवरल स्टेजेस में होनी होती है, और ये जो हम स्टडी करने लगे हैं, ये हम परमानेंट टीथ की इरप्शन स्टडी करने लगे हैं, लेकिन प्राइमरी टीथ में भी इसी तरीके से इरप्शन हो रही होती है। अच्छा, वैसे हम इरप्शन को ऑफ एनी टीथ जो है वो 2 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। एक होती है प्री इमर्जेंट इरप्शन और एक होती है पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन। प्री इमर्जेंट इरप्शन वो है जो कि आपके बोन के अंदर फॉलिकल से लेके, डेंटल फॉलिकल से लेके आपकी गम लाइन से बाहर, यानी कि जिंजाइवल लाइन से बाहर आने तक, ओरल कैविटी के अंदर आने तक जितनी भी इरप्शन होगी उसको हम प्री इमर्जेंट इरप्शन कहेंगे। और पोस्ट इमर्जेंट जो है, जब एक दफ़ा आपका जो दांत है आपकी गम लाइन जिंजाइवल लाइन से ऊपर इमर्ज हो जाएगा, उसके बाद जितनी भी इरप्शन होगी उसको हम पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। अब प्री इमर्जेंट इरप्शन में कहते हैं कि जब जैसे ही आपका जो टूथ का क्राउन फॉर्म होता है ना, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड जैसे जैसे क्राउन फॉर्म होने लगता है, आपका जो टूथ फॉलिकल है वो वेरी स्लोली लेबियल शिफ्ट बक्कल शिफ्ट की तरफ आता है। यानी कि पहले थोड़ा सा आपका फॉलिकल जो है वो टुवर्ड्स दी लिंगुअल पड़ा होता है। हमें पता है हमारे जो भी परमानेंट टूथ के फॉलिकल्स होते हैं वो प्राइमरी टीथ के लिंगुअली पड़े हुए होते हैं। ठीक है। तो कहते हैं जैसे जैसे टूथ का क्राउन फॉर्म होता है तो आपका जो टूथ फॉलिकल है वो लेबली शिफ्ट लेता है, बक्कल शिफ्ट लेता है। फिर कहते हैं ये जो बक्कल शिफ्ट होती है, लेबल शिफ्ट होती है, बहुत ही माइनर होती है, और इसको किस तरीके से स्टडी किया गया है, वाइटल स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि ये जो फॉलिकल है ये टूवर्ड्स दी बक्कल जा रहा है। नेक्स्ट कहते हैं कि आपकी इरप्टिव मूवमेंट जो है ना वो तब शुरू होती हैं जब आपकी रूट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो गई। अब कहते हैं कि ये जो आपकी प्री इरप्टिव मूवमेंट्स होती हैं ना, इनके इसके लिए 2 प्रोसेसेस ज़रूरी हैं जिसकी वजह से प्री इरप्टिव मूवमेंट हो रही होती है। फर्स्ट प्रोसेस जो है वो ये है कि डेंटल फॉलिकल के ऊपर जितनी भी बोन है उसकी रिजॉर्प्शन हो, ताकि आपका इरप्टिव पाथवे बन सके और उसके थ्रू जो है वो आपका जो टूथ है वो इरप्ट होकर बाहर आ सके। दूसरा मैकेनिज्म जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि जो आपके प्राइमरी ओवरलाइंग प्राइमरी अच्छा, रिजॉर्प्शन बोन की भी होनी है और प्राइमरी टूथ रूट्स की भी होनी है। ऑफ कोर्स जो ऊपर प्राइमरी दांत है उसकी रूट्स की रिजॉर्प्शन होगी तो ही दांत बाहर आएगा। अच्छा, दूसरा मैकेनिज्म जो होना है वो है प्रोपल्सिव मैकेनिज्म। प्रोपल्सिव मैकेनिज्म क्या है कि ऊपर इरप्टिव पाथवे यानी कि क्लियर बोन तो हो गई, बोन तो ऊपर से क्लियर हो गई, लेकिन आपका जो टूथ है उसके ऊपर भी कोई प्रोपल्सिव मैकेनिज्म आए जो कि उसको प्रोपल्स करता हुआ उस दांत को बाहर लेके निकाले। ठीक है। अच्छा, आप कहते हैं ये जो दोनों मैकेनिज्म्स हैं ये
इंडिपेंडेंटली फंक्शन करते हैं, और एक में भी फेलियर आ जाएगा तो आपका जो दांत है वो इरप्ट होने से इरप्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, कहते हैं अगर आपकी डिफेक्टिव बोन रिजॉर्प्शन हो, तो जो कि किसी एक सिंड्रोम में भी बताते हैं, जिसके अंदर जो हमारा क्लीरोक्रेनियल डिस्प्लेसिया का सिंड्रोम होता है, उसके अंदर कहते हैं ना सिर्फ आपके प्राइमरी रूट्स की रिजॉर्प्शन, बल्कि आपकी जो बोन है रिजॉर्प्शन, उसकी भी रिजॉर्प्शन जो है वो नहीं हो रही होती। प्लस क्लीरोक्रेनियल डिस्प्लेसिया में क्या होता है कि बहुत ही हैवी फाइब्रस जिंजाइवा प्रेजेंट होता है। ठीक है। जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल इरप्शन जो है वो इम्पीड हो जाती है। तो ये एक उन्होंने एग्जाम्पल से बता दिया। प्लस उन्होंने माइस के अंदर भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए, जिसमें उन्होंने देखा कि अगर किसी भी माउस की ऊपर बोन रिजॉर्प्शन नहीं होगी आपकी डेंटल फॉलिकल से ऊपर, तो वो जो टूथ होगा नीचे का परमानेंट टूथ होगा वो इरप्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपका इरप्टिव पाथवे नहीं बनेगा। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा कहते हैं अगर इससे ऑपोजिट हम बात देख लें, जिसके अंदर कहते हैं कि अगर हम एक पहले रैट में भी एक्सपेरिमेंट किया है, फिर ह्यूमंस में भी देखा गया है कि कहते हैं अगर आप डेंटल फॉलिकल को विद द हेल्प ऑफ वायर्स आप नीचे अपने मैंडिबल से अटैच कर दें। ठीक है। या इससे हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रोपल्सिव मैकेनिज्म्स को ऑब्स्ट्रक्ट करवा रहे हैं, और हम देख रहे हैं क्या प्रोपल्सिव मैकेनिज्म्स को अगर हम रोक देते हैं, यानी कि दांत की इरप्शन को होने से मैकेनिकली स्टॉप कर देते हैं, दांत के फॉलिकल को हम मैंडिबल के साथ जोड़ देते हैं, तो क्या इरप्टिव पाथवे बनता है? तो कहते हैं बिल्कुल बनता है। आपकी ओवरलाइंग बोन जो है वो एट अ यूजुअल रेट रिजॉल्व होती है, और आपका जो है ऊपर से इरप्टिव पाथवे भी बनेगा, आपके ऊपर से बोन क्लियर हो जाएगी, लेकिन आपका दांत जो है वो इरप्ट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं इरप्ट हो पाएगा? क्योंकि आपने उसको वायर से नीचे मैंडिबल से जोड़ा हुआ है। इसकी पिक्चर जो है वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट उन्होंने किसी पेज में भी दिखाई हुई है, पेज 3.16 के ऊपर उन्होंने दिखाया हुआ है कि टूथ को जो फॉलिकल है उसको उन्होंने वायर से मैंडिबल की बोन के साथ जोड़ दिया हुआ है, और उसके ऊपर देखो आपको रेडियोल्यूसेंसी सी नज़र आ रही है, जो कि क्या डिपिक्ट कर रही है कि ऊपर से बोन जो है वो सारी रिजॉल्व हो चुकी हुई है। ठीक है। तो ये उन्होंने क्या चीज़ बताई है कि उन्होंने ये बताया कि जो ओवरलाइंग बोन की जो रिजॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंटली हो रही होती है आपकी प्रोपल्सिव मैकेनिज्म से। अच्छा जी। तो अब बिल्कुल इसके लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ, तो वो कहते हैं कि ये जो रिजॉर्प्शन थी ना, ये हमारी रिजॉर्प्शन जो है ये हमारा रेट लिमिटिंग फैक्टर होता है हमारी प्री इमर्जेंट इरप्शन का। यानी कि जब रिजॉर्प्शन होगी तभी आपका दांत ऊपर इरप्ट होके आना है। तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप है, मतलब ये प्राइमरी रिक्विजिट है कि आपकी किसी भी दांत की इरप्शन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट कह देते हैं, कहते हैं कि अच्छा नेक्स्ट कहते हैं कि ये सिग्नल कहाँ से आता है कि बोन की रिजॉर्प्शन शुरू हो जाए। कहते हैं आफ्टर द क्राउन ऑफ टूथ इज कंप्लीटेड। तो जो जब क्राउन कंप्लीट हो जाएगा टूथ का, तो वो एक्टिवेट करेगा आपकी ओवरलाइन बोन की रिजॉर्प्शन को। किस तरीके से? कहते हैं जब भी क्राउन कंप्लीट हो जाएगा टूथ का, तो वो जो भी इनहिबिशन जीन्स होती हैं ना, जो कि आपकी रूट फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रही होती हैं, और वो इनहिबिशन जीन्स जो कि आपकी ऑस्टियोक्लास्ट को इनहिबिट कर रही होती हैं, उन इनहिबिशन जीन्स का रिमूवल हो जाता है। तो जब उन इनहिबिशन जीन्स का रिमूवल हो जाएगा, एक तो टूथ की रूट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, दूसरा क्या होगा, ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? बोन रिजॉर्बिंग सेल्स होते हैं। वो क्राउन के ऊपर से सारी की सारी बोन को रिजॉर्व करने लग जाएंगे, और आपका इरप्टिव पाथवे बनने लग जाएगा। ठीक है। तो क्राउन की फॉर्मेशन आपकी रूट रिजॉर्प्शन को और आपकी बोन रिजॉर्प्शन को और आपकी रूट फॉर्मेशन को स्टार्ट करवाते हैं, एक्टिवेट करवाते हैं। अब कहते हैं जो रूट बोन रिजॉर्प्शन है ना, ओवरलाइंग बोन रिजॉर्प्शन, ये आपका कंट्रोलिंग फैक्टर होता है इन दी प्री इमर्जेंट इरप्शन। ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि जो आपकी रूट की जो टूथ रूट फॉर्मेशन हो रही होती है, वो जो है वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होती फॉर योर इरप्शन। और इसमें कहते हैं कि अगर आपके जो प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं रूट के, जो आपकी रूट की लेंथनिंग कर रहे होते हैं, अगर हम उनको रिमूव भी कर दें, आपके एपिकल पोर्शन ऑफ द रूट को रिमूव भी कर दें, तो भी आपका दांत जो है वो इरप्ट होकर आ जाएगा। यानी कि रूट फॉर्मेशन की वजह से दांत इरप्ट नहीं हो रहा होता, बल्कि ओवरलाइंग बोन रिजॉर्प्शन की वजह से दांत ने इरप्ट होना होता है। ठीक है। तो मतलब उसमें कहते हैं कि अगर एपिकल एरिया रिमूव भी हो जाएगा, तो आपका जो क्राउन है वो इरप्ट होगा फिर भी। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं कि जो आपकी एपिकल एरिया है ना, वो आपकी बोन के अंदर एट सेम प्लेस रहता है। ठीक है। और नीचे से, और आपका जो दांत है जब इरप्ट होता है तो वो ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। कहते हैं अगर आपकी जो इरप्शन है वो मैकेनिकली ऊपर से ब्लॉक कर दी जाए, देन आपकी जो प्रोलिफरेटिंग एपिकल सेल्स होते हैं वो नीचे की तरफ प्रोलिफरेट करते हैं, नीचे की तरफ बोन में जाते हैं। वरना वैसे क्या हो रहा है, दांत नीचे की तरफ नहीं बढ़ रहा होता, बल्कि दांत ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। जब रूट फॉर्मेशन होनी है तो आपका जो दांत है वो एक्लूजली जाना है, बल्कि आपका जो एपिक्स एरिया है वो बिल्कुल अपनी एक फिक्स जगह पे ही रहता है। ठीक है। हमेशा दांत का जो एपिक्स का एरिया होगा वो अपनी फिक्स जगह पे ही रहेगा, नीचे रूट फॉर्म होती जाएगी, और आपका जो दांत है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। अच्छा, उसके अलावा कह देते हैं जो सेकंड पैटर्न, अभी तक हमने इसके अंदर जितना भी डिस्कस किया ना, अपनी ओवरलाइन बोन रिजॉर्प्शन को डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है, हमने दो मैकेनिज्म्स पढ़े थे प्री इमर्जेंट के अंदर, दूसरा आता है हमारा प्रोपल्सिव मैकेनिज्म, कि दांत किस वजह से प्रोपल्स होकर ऊपर जाएगा।
अब इस प्रोपल्जन को पढ़ने के लिए कहते हैं, एक तो इसके ज़्यादातर कोई नोन वजूहात नहीं है, लेकिन 2-3 चीज़ें आ जाएंगी जिसको बस हम यहाँ पे टेक्स्ट में से देख लेते हैं। एक तो कहते हैं कि इरप्टिव पाथवे डिफेक्टिव देखा गया है, जिसके अंदर आपकी म्यूटेशन आ जाए आपकी पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर जीन के अंदर। तो इससे ये पता लग गया कि ये रिसेप्टर या ये जीन जो है ना, ये यूज़फुल है आपकी प्रोपल्सिव मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, अब प्रोपल्सिव मैकेनिज्म के अंदर कहते हैं कि आपका ऊपर से इरप्टिव पाथवे भी बनता है, आपका दांत जो है वो कहीं पे भी मैकेनिकली ब्लॉक नहीं होता, स्टिल दांत इरप्ट होके नहीं आता। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि आपका प्रोपल्सिव मैकेनिज्म के अंदर कोई मसला था। तो प्रोपल्सिव मैकेनिज्म में कहाँ कहाँ मसला आ सकता है? एक तो ये हमने देख लिया कि पैराथायरॉयड हार्मोन जीन के अंदर कोई मसला हो सकता है। दूसरा, नेक्स्ट पेज पे आ जाए तो कहते हैं कि आपके पेरिडोंटल लिगामेंट्स के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। ठीक है, अब वो पेरिडोंटल लिगामेंट्स के अंदर क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है? अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी, क्रॉस लिंक ऑफ मेच्योरिंग कोलेजन। अब कहते हैं जो क्रॉस लिंकिंग है ना मेच्योरिंग कोलेजन की, वो यहाँ पे डिफेक्टिव होती है, यानी कि आपका जो कोलेजन है वो, अच्छा, आपका जो कोलेजन है वो डिफेक्टिव पाया गया हुआ है, इमेच्योर पाया गया हुआ है उन टूथ के अंदर जो कि प्रॉपरली इरप्ट नहीं हो रहे होते। लेकिन अगेन वो आगे जाके ये कह देते हैं कि ये जो कोलेजन की जो मेच्योरेशन है ये तब इन फंक्शन आएगी जब आपका दांत जो है पोस्ट इमर्जेंस फेज में आ जाएगा। प्री इमर्जेंट पाथवे के दौरान जो है ना, आपका जो कोलेजन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि वो आपकी प्रोपल्सिव मूवमेंट्स करवा रहा हो। अच्छा, उससे नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में आ जाते हैं, कहते हैं अदर पॉसिबिलिटीज़ जो कि आपकी प्री इमर्जेंट प्रोपल्सिव मैकेनिज्म को हो होल्ड करती हूँ बिसाइड, मतलब उसको पॉसिबल बनवाती हूँ बिसाइड कोलेजन मेचुरेशन, वो है वेरिएशन इन दी ब्लड प्रेशर। यानी कि हमें पता है अगर फॉलिकल की रूट्स की सराउंडिंग, एपिकल रीजन के सराउंडिंग ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो वो एडिशनल फोर्स डालेगा आपके दांत को प्रोपल्स कराने के लिए, प्रोपल्स आउट करवाने के लिए। दूसरा कहते हैं फोर्सेस ड्राइव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। अगेन आपकी रूट्स की सराउंडिंग में जो भी पीडीएल वाले रीजन में जितने भी फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी फोर्स पड़ेगी जिससे दांत ऊपर की तरफ जाएगा। और तीसरा कह देते हैं चेंज इन दी या ऑल्ट्रेशन इन दी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ पीडीएल। यानी कि पीडीएल की सराउंडिंग में जितना भी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होगा उसकी ऑल्ट्रेशन हो जाएगी, जो कि अगेन क्या करेगी, फोर्स डालेगी दांत के ऊपर और दांत ऊपर की तरफ जाएगा। तो 4 चीज़ें हमने देख ली अपनी प्रोपल्सिव मैकेनिज्म वाली थ्योरी के अंदर, कि एक तो हमने देख लिया कि कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग की मेचुरेशन जो है वो डिफेक्टिव हो सकती है। ठीक है, ये इतनी सपोर्टिव नहीं है लेकिन ये भी इन्होंने एक वजह लिखी हुई है। दूसरी कह देते हैं कि आपकी वेरिएशन इन दी ब्लड सप्लाई हो सकता है, जिसके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपका दांत फोर्स आउट होगा। तीसरा हो जाता है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो दांत प्रोपल्स आउट होगा। चौथा आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है आपका पीडीएल का, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन, उसकी भी चेंजेस से आपके दांत के ऊपर फोर्स पड़ेगी और दांत प्रोपल्स आउट होएगा। तो इसके अंदर हमने 2 मैकेनिज्म्स पढ़े, एक प्रोपल्सिव मैकेनिज्म था, एक इरप्टिव पाथवे था जो कि आपकी बोन की रिजॉर्प्शन से था। इरप्टिव पाथवे जो बनना था, बोन की जो रिजॉर्प्शन हुई थी, वो हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप होता है प्री इमर्जेंट इरप्शन के अंदर। वो जब हो जाता है देन हमारा प्रोपल्सिव मैकेनिज्म आना होता है। प्रोपल्सिव मैकेनिज्म के अंदर एक और चीज़ जो हमने पढ़ी वो थी हमारी डिफेक्टिव जीन, कौन सी? पैराथायरॉयड हार्मोन रिसेप्टर जीन। अगर वो डिफेक्टिव होती है तो उसके अंदर भी देखा गया कि आपका जो दांत है वो इरप्ट नहीं हो रहा होता ड्यू टू प्रोपल्सिव मैकेनिज्म फॉल्ट या उसके डिफेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्री इमर्जेंट इरप्शन। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन। कहते हैं वंस आपका जो दांत है वो आपकी ओरल कैविटी के अंदर इमर्ज हो जाता है तो वो रैपिडली इरप्ट होता है और रैपिडली इरप्ट होकर अपने एक्लूसिव लेवल तक जाता है, जहाँ जाके वो अपने अपोजिंग दांत पे कांटेक्ट में आएगा और उसके ऊपर फोर्सेस ऑफ मेस्टिकेशन डलना शुरू होंगी। ठीक है, अच्छा, अब कहते हैं ये जो आपकी पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन है ना, इसका जो फर्स्ट स्टेज आती है उस वो आ जाती है पोस्ट इमर्जेंट स्पर्ट, जिसके अंदर जैसे ही टूथ आपके जिंजाइवा को पेनिट्रेट करता है ये रैपिडली अपने एक्लूसिव लेवल तक पहुंचता है। ठीक है, ये जो रैपिड इरप्शन की स्टेज है ना, ये जो फर्स्ट स्टेज, इसको हम कहते हैं अपनी पोस्ट इमर्जेंट स्पर्ट, क्योंकि इसके अंदर फौरन से दांत ने अपनी एक्लूसिव लेवल तक पहुंचना होता है। फिर कहते हैं जब वो अपने एक्लूसिव लेवल पे पहुंच जाता है और अपने अपोजिंग दांत से मिल जाता है, उसके बाद भी आपकी इरप्शन कंटिन्यूड रहती है और उसको हम कहते हैं जुवेनाइल एक्लूजल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो सेकंड स्टेज होती है आपकी पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन की वो होती है जुवेनाइल एक्लूजल इक्विलिब्रियम। अब पहले बात करते हैं कि जो आपका पोस्ट इमर्जेंट स्पर्ट है ना, उसकी भी कुछ टाइम पे कहते हैं आपकी टूथ की इरप्शन जो है वो बहुत रैपिडली हो रही होती है। कहते हैं ड्यूरिंग द डे आपका 8 PM से लेके मिडनाइट 1 AM तक आपकी पोस्ट इमर्जेंट स्पर्ट की सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है इस दौरान। क्यों इस दौरान ज़्यादा मूवमेंट हो रही होती है? ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन रिलीज। ठीक है, और सिरकार्डियन रिदम फॉलो करते हैं आपके दांत।
तो ये इस टाइम पीरियड में आपके दांत सबसे ज़्यादा मूव करके इरप्ट होते हैं। अच्छा, उसके अलावा नीचे आ जाते हैं सेकंड पैराग्राफ पे, तो कहते हैं इरप्शन मैकेनिज्म को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसके अंदर कहते हैं यहाँ पे जो आपकी कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग थी पेरिडोंटल लिगामेंट्स के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी जो हमने प्री इमर्जेंट में भी देखा था उसके अंदर उन्होंने कहा था ये फैक्टर होता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता प्री इमर्जेंट फेज के अंदर। लेकिन पोस्ट इमर्जेंट के अंदर कोलेजन की मेचुरेशन और कोलेजन की क्रॉस लिंकिंग इन द पीडीएल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट फैक्टर फॉर योर टूथ इरप्शन। ठीक है, तो कहते हैं जब आपके जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो उनकी शॉर्टनिंग होगी, यानी कि उनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी आपके पीडीएल के अंदर, तो आपका जो दांत है वो इरप्ट आउट होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ लाइन के अंदर लिखा हुआ है, कहते हैं ड्यूरिंग द जुवेनाइल इक्विलिब्रियम, आपकी एक दफ़ा इरप्शन हो गई, दांत आपके कांटेक्ट में आ गया। कहते हैं जब आपकी जुवेनाइल इरप्शन हो रही होती है उसके अंदर क्या होता है, अब दांत कांटेक्ट में, अब कैसे दांत की इरप्शन होगी। अब वो ये होता है, कहते हैं आपका जो जॉ है उसकी जो है ना ग्रोथ चलती रह रही होती है जिस टाइम तक, कहते हैं विद वर्टिकल ग्रोथ ऑफ मैंडिबुलर रेमस, आपका दांत उस ग्रोथ को फॉलो करते हुए, उस ग्रोथ के पैरेलली फॉलो करते हुए आपका दांत इरप्ट हो रहा होता है। यानी कि आपके मैंडिबल की जो है वर्टिकल हाइट बढ़ी होगी, जब मैंडिबल की वर्टिकल हाइट बढ़ी होगी तो उतना, जितनी हाइट मैंडिबल की बढ़ेगी उतना ही दांत आपका और इरप्ट होगा। ठीक है, तो कहते हैं आपका जो दांत है वो किस चीज़ को फॉलो करेगा, उसी रेट पे इरप्ट होएगा जिस रेट पे आपकी वर्टिकल हाइट ऑफ द मैंडिबल बढ़ती जा रही होगी। कहते हैं एज द मैंडिबल कंटिन्यूज टू ग्रो अवे फ्रॉम द मैक्सिला, तो आपकी दांतों के दरमियान में स्पेस बनेगी, क्योंकि आपका मैंडिबल जो है आपके मैक्सिला से दूर ग्रो कर रहा है। जब, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना, मैंडिबल जो है वो डाउनवर्ड ग्रो करता है। तो कहते हैं जब डाउनवर्ड मैंडिबल ग्रो करेगा, दांतों के दरमियान में स्पेस बढ़ेगी, उस स्पेस को फिल करने के लिए दोनों ऊपर और नीचे से दांत जो है इरप्ट आउट होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं, कहते हैं अमाउंट ऑफ इरप्शन नेसेसरी टू कंपेंसेट फॉर जॉ ग्रोथ जो है वो आपकी उतनी ही ग्रोथ हो रही होगी। अब कहते हैं अगर कोई दांत जो है वो एनकाइलोज्ड हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर कोई दांत की रूट जो है वो एनकाइलोज्ड हो जाए तो वो क्या होगा, वो इरप्ट होने से रुक जाएगा। ठीक है, तो जब एक दांत इरप्ट होने से रुक जाएगा तो विद टाइम क्या होने लग जाएगा कि वो दांत जो है बोन के अंदर सबमर्ज्ड होने लग जाएगा। अब इसकी एग्जांपल में कहते हैं कि जो आपका परमानेंट फर्स्ट मोलर है ना, वो टोटल 2.5 सेंटीमीटर का टोटल डिस्टेंस जो है ना वो इरप्ट करता है। ठीक है, अब इसमें से कहते हैं हाफ डिस्टेंस जो है वो अपनी इंक्लूजन में आने के बाद कवर करता है। मतलब 2.5 सेंटीमीटर अगर एक दांत ने, सेकंड मोलर ने टोटल कवर करना है इरप्ट होने के लिए, तो जिस टाइम वो अपनी इंक्लूजन में आएगा उस टाइम पे उसने तकरीबन 1.25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। बकिया 1.25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस उसने तब कवर करना है जब वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द मैंडिबल होनी है, और तब दांत ने फर्दर इरप्ट होना था और उसकी 1.25 सेंटीमीटर की इरप्शन होनी थी। अब फर्ज करते हैं कि ये वाला जो दांत है ये नीचे एनकाइलोज्ड हो गया। ठीक है, जब ये दांत एनकाइलोज्ड हो गया तो इसका मतलब है ये फर्दर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो कहते हैं जब आपका मैंडिबल बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बाकी दांत तो ग्रो करने लग जाएंगे, तो बाकी दांत इरप्ट कर जाएंगे। ग्रो से मेरा यहाँ पे मुराद है इरप्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, बाकी दांत जो है वो इरप्ट करते चले जाएंगे, ये दांत जो है अपनी जगह पे फिक्स रह जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब बाकी सारे दांत इरप्ट आउट होंगे और अपने साथ उनकी बोन वगैरह भी बढ़ती चली जाएगी, तो क्या होगा, ये वाला दांत अल्टीमेटली सबमर्ज दिखेगा आपको जॉ के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर सारी क्या बात बताई गई है, सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि अगर आपका दांत आपकी वर्टिकल जॉ ग्रोथ को पैरेलली रप नहीं करता उससे, उसी रेट से जितनी रेट से आपकी न्यू बोन बन रही है, तो आपका जो दांत है वो अल्टीमेटली सबमर्ज दिखेगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं ये तो हमने देख लिया अपना पोस्ट इमर्जेंट स्पर्ट देख ली, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम जुवेनाइल इक्विलिब्रियम ग्रोथ देख ली जो कि आपकी जॉ के ग्रोथ के साथ हो रही थी। अब तीसरी चीज़ आ जाती है इसके अंदर, प्यूबर्टल स्पर्ट। प्यूबर्टल स्पर्ट कहते हैं, जैसे आप हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो आपकी सारी बोन्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ग्रो करती हैं, लार्ज स्पीड पे ग्रो करती हैं। तो जब प्यूबर्टल स्पर्ट आएगा तो आपका जो जॉ है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। जब जॉ जो है वो ज़्यादा ग्रो करेगा तो जो आपकी इरप्शन है वो भी स्पीड अप हो जाएगी। ठीक है, तो तीसरी चीज़ इसके अंदर आ जाती है वो आपकी प्यूबर्टल स्पर्ट वाले टाइम पे जो पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन है वो रैपिड हो जाती है। अच्छा, अब लास्ट चीज़ इसके अंदर ये आ जाएगी, कहते हैं अल्टीमेटली क्या होता है कि जो आपकी सारी ये इमर्जेंस है ना, पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन, ये जो है ये किस पे डिपेंड कर रही होती है, फर्दर आपकी अपोजिंग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। अपोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि आपका जब दांत इरप्ट हुआ तो उसके अपोजिंग फैक्टर में एक तो उसका अपोजिंग टीथ आ जाएगा, जो कि आप जब भी च्यू करेंगे तो उसकी फोर्स लगेगी। ठीक है, दूसरा आपकी लिप्स, चीक्स और आपकी टंग, ये सब जो हैं आपके दांतों के ऊपर फोर्स डाल रहे होते हैं, और ये अपोजिंग फोर्स होती है जो कि आपकी दांतों की इरप्शन को प्रिवेंट करवा रही होती है। ठीक है, तो अब कहते हैं जब भी आपकी
जुवेनाइल स्टेज के अंदर इरप्शन होनी है तो उसका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा होता है आपकी अपोजिंग फैक्टर्स, आपकी अपोजिंग फोर्सेज ऑफ इरप्शन के ऊपर। यानी कि अगर आपकी च्युइंग बहुत हार्ड होगी या आपकी टंग इस तरीके से प्लेस्ड होगी जो कि बहुत ही आपके दांतों के ऊपर प्रेशर डालती होगी, या आपके लिप्स और बकल चीक्स जो हैं वो इस तरीके के होंगे जो कि आपके दांतों के ऊपर प्रेशर डालते होंगे, वो आपकी दांतों की इरप्शन को फर्दर इम्पीड करवाएंगे, रोकेंगे। बस इसके अंदर इतनी सी बात है। अच्छा, लास्ट में आ जाता है, कहते हैं जब आपकी प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट एंड हो जाती है तो आपका फाइनल फेज आ जाता है टूथ इरप्शन का, जो कि है एडल्ट एक्लूजल इक्विलिब्रियम। अब एडल्ट एक्लूजल इक्विलिब्रियम क्या है? कहते हैं इसके अंदर जो है ना आपके दांत बहुत ही स्लोली इरप्ट होते हैं थ्रू आउट द ईयर्स। और अगर कहते हैं आपका जो टूथ का इंटेगोनिस्ट है वो लॉस्ट हो जाए, यानी कि अगर आपका अपोजिंग दांत जो है वो लॉस्ट हो जाए, तो आपकी जो इरप्शन मैकेनिज्म है वो दोबारा से एक्टिव हो जाती है और आपका दांत दोबारा से हाई स्पीड पे इरप्ट होने लग जाता है। उसके अलावा कहते हैं अगर तो आपका दांत का वेयर जो है वो नॉर्मल हो तो आपका दांत बीच बीच में से वेयर होता चला जाता है और आपके जो दांत हैं वो फर्दर इरप्ट होते चले जाते हैं। लेकिन अगर जो वेयर है वो बहुत ही एक्सट्रीम होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपकी वर्टिकल डायमेंशन जो है वो लॉस हो जाएगी और आपके जो दांत हैं वो उसको कंपेंसेट नहीं कर पाएंगे और जो दांत हैं वो फर्दर इरप्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स में कहते हैं उस वेयर को कंपेंसेट करने के लिए दांत फर्दर इरप्ट हो जाते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स में कहते हैं अगर एक्सट्रीम वेयर होगा तो आपके दांत फर्दर इरप्ट नहीं करेंगे। वेयर का मतलब पता है ना, एट्रीजन आएगी तो दांतों की हाइट रिड्यूस होगी। अगर बहुत एक्सट्रीम है तो दांतों की हाइट रिड्यूस होने से फर्दर दांत आपस में इरप्ट नहीं होंगे, अगर नॉर्मल होगी तो वो इरप्ट हो जाते हैं थोड़े बहुत दांत। ठीक है, तो अब पोस्ट इमर्जेंट इरप्शन के अंदर हमने 4 स्टेजेस पढ़ी इरप्शन की। फर्स्ट थी हमारी पोस्ट इमरजेंस पर्ट, ठीक है, जो जंजावा से बाहर आके एक्लूजल लाइन तक आने तक था। उसके बाद आता है जुवेनाइल एक्लूजल इक्विलिब्रियम, जो कि हमारा किससे हो रहा था? वर्टिकल ग्रोथ ऑफ द मैंडिबल से हो रहा था। जितने टाइम में आपका मैंडिबल ग्रो करता चला जाएगा उतने टाइम में आपकी ग्रोथ होती चली जाती है। तीसरा हमारा इसके अंदर आ जाता है प्यूबर्टल स्पर्ट, जब प्यूबर्टी आएगी तो मैंडिबल बहुत जल्दी से ग्रो करेगा और आपके दांत बहुत जल्दी से दोबारा उस वर्टिकल हाइट को कंपेंसेट करने के लिए इरप्ट आउट होंगे। और फोर्थ हमारा इसके अंदर आ जाता है एडल्ट एक्लूजल इक्विलिब्रियम, जिसमें कहते हैं आपकी इरप्शन जो है वो बहुत ही स्लो हो जाती है तब तक जब तक आपका एंटेगनिस्ट जो है वो इंटैक्ट है। जब इंटेगनिस्ट लॉस्ट हो जाएगा तो आपका दांत अगेन बहुत रैपिडली इरप्ट करके आता है। मेजरली इसके अंदर ये 4 बातें ही बस इंपॉर्टेंट थी, ये समझ आ गई हैं तो ये वाला टॉपिक कवर हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है इरप्शन सीक्वेंस एंड टाइमिंग। डेंटल एज, डेंटल एज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, और इसमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ भी बनते हैं और यूक्यूज़ भी। ये डेंटल एज का जो है ना वो आता होता है। अच्छा, अब डेंटल एज क्या होती है? डेंटल एज जैसे हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डेवलपमेंटल एज या बायोलॉजिकल एजेस होती हैं या स्केलेटल एजेस होती हैं, जो कि आपकी क्रोनोलॉजिकल एज पे डिपेंड नहीं कर रही होती, बल्कि वो वाली एज होती है जिस एज के ऊपर आपका एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट या स्पेसिफिक स्केलेटल की ग्रोथ जो है वो होनी होती है। तो डेंटल एज के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस डेंटल एज के ऊपर कौन कौन से दांतों ने इरप्ट होना होता है। अब यहाँ पर जो दांतों की इरप्शन हमने देखनी है ना, वो हमने ग्रुप ऑफ इरप्शन देखनी है, यानी कि हम देखेंगे कि कुछ ग्रुप ऑफ टीथ जो हैं वो एक साथ मिलके इरप्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कहते हैं कि ये जो आपकी डेंटल एज है इट इज़ डिटर्मिन्ड फ्रॉम 3 करेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है विच टीथ हैव इरप्टेड, मतलब कौन कौन सा दांत उस डेंटल एज के ऊपर इरप्ट करेगा। सेकंड करेक्टरिस्टिक है द अमाउंट ऑफ रिजॉर्प्शन ऑफ द रूट्स ऑफ प्राइमरी टीथ, यानी कि आपके परमानेंट टीथ तभी इरप्ट होंगे जब आपके ऊपर वाले प्राइमरी टीथ की रूट रिजॉर्प्शन होगी। तो सेकंड फैक्टर के अंदर हम देखेंगे कि कितनी प्राइमरी दांतों की रिजॉर्प्शन हो गई हुई है। एंड थर्ड पे आ जाएगा द अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट टीथ, यानी कि जो परमानेंट टीथ अभी जॉ के अंदर ही हैं उनकी रूट डेवलपमेंट कितनी हो गई हुई है, वो चीज़ भी हमने अपनी इस डेंटल एज के अंदर देखनी है। तो डेंटल एज के अंदर 3 चीज़ें आ जाएंगी। एक, दांत जो इरप्ट होगा। सेकंड, प्राइमरी दांतों की रूट की रिजॉर्प्शन। एंड सेकंड, परमानेंट दांतों की रूट की डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, अब हमारी डेंटल एज जो है ना वो डेंटल एज 6 से स्टार्ट होती है। आपको क्वेश्चन देके वो पूछ सकते हैं, किसी भी एज का पूछ सकते हैं कि डेंटल एज 7 पे कौन से दांत होते हैं, डेंटल एज 8 पे कौन से दांत होते हैं, तो वो किस तरीके से अटैम्प्ट करना है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अच्छा, डेंटल एज 6 के ऊपर ना हमारे 3 दांत इरप्ट होते हैं। एक आपका आ जाता है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, नेक्स्ट आएगा मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, एंड थर्ड आ जाएगा आपका मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। ठीक है, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर डेंटल एज 6 में नहीं बल्कि डेंटल एज 7 में जाके आता है। तो ये 3 दांत जो हैं वो आपने डेंटल एज 6 में लिख लिए। सेकंड कहते हैं कि आपके डेंटल एज 7 पे आ जाओ, तो डेंटल एज 7 पे जो दांत आते हैं वो कहते हैं आपके मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर होगा, मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर होगा। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं जो मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर है ना वो
जो मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर है उसकी एट दिस स्टेज जो है वो रूट फॉर्मेशन हुई भी होती है, लेकिन अभी वो इरप्ट नहीं होगा। तो ये वाली पॉइंट जो है ये भी आपने डेंटल एज 7 के अंदर मेंशन करना है कि डेंटल एज 7 पे मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर की रूट फॉर्मेशन होगी एडवांस स्टेज पे, लेकिन उसकी इरप्शन नहीं हुई भी होगी। अब फॉर एग्जांपल आपसे वो पूछते हैं डेंटल एज 7 पे कौन कौन से दांत होते हैं, तो आपने जो आपके डेंटल एज 6 वाले दांत है ना वो भी डेंटल एज 7 में मेंशन करने हैं, क्योंकि डेंटल एज 7 पे वो वाले दांत भी तो इरप्ट हुए हुए होंगे ना। तो समटाइम्स बच्चे क्या करते हैं डेंटल एज 7 का पूछते हैं तो वो कह देते हैं मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर और मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर, जबकि ऊपर वाले दांतों का जिक्र नहीं करते। आपने ऊपर वाले दांतों को भी लिखना है, तो जौन सी भी आगे एज आएगी क्वेश्चन में आपने उससे पीछे पिछली एजेस में जितने भी दांत इरप्ट हो गए होंगे उन सब दांतों का भी मेंशन ज़रूर करना है, क्योंकि उस एज में वो वाले दांत भी इरप्ट हो गए हुए होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है डेंटल एज 8। डेंटल एज 8 के अंदर हमारे पास मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर इरप्ट हो जाएंगे। इस स्टेज पे हमारा सिर्फ एक ही दांत इरप्ट हो रहा है जो कि मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं हमारे पास 2 to 3 ईयर्स का डिले आ जाता है फॉर फर्दर डेंटल इरप्शन। अब वो जो 2 to 3 ईयर्स का डिले है ना, यानी कि डेंटल एज 9 और 10, इस स्टेज के ऊपर हमने सिर्फ अपनी रूट्स डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, कितनी रूट्स जो हैं वो फर्दर हमारी डेवलप हुई हैं, क्योंकि इस एज के ऊपर जाके फर्दर कोई इरप्शन नहीं होनी होगी, सिंपली हमारी रूट डेवलपमेंट होगी हमारे परमानेंट सक्सेसर्स की। तो अब कहते हैं जो डेंटल एज 9 होती है उसके ऊपर आपका जो प्राइमरी किनाइन होता है और जो आपका प्राइमरी फर्स्ट मोलर और सेकंड मोलर होता है वो आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन आता है डेंटल एज 9 पे आपसे पूछे अगर फर्स्ट करेंगे कौन कौन से दांत आपके मुंह में होते हैं, तो आपने सिर्फ अगेन सिर्फ परमानेंट दांतों का मेंशन नहीं करना जो कि ऊपर गुजरे हैं, आपने अपने ये प्राइमरी दांतों का भी बताना है कि ये प्राइमरी दांत भी डेंटल एज 9 पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपसे कभी भी कोई भी डेंटल एज आए तो आपने परमानेंट दांत भी बताने हैं उस एज में कौन कौन से इरप्ट हुए हैं, और प्राइमरी भी बताने हैं। जौन से परमानेंट नहीं इरप्ट हुए होंगे ऑफ कोर्स उसकी जगह प्राइमरी वाले प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो डेंटल एज 9 में हमें पता लग गया प्राइमरी केनाइन है, फर्स्ट मोलर है और सेकंड मोलर है। उसके अलावा कहते हैं आपकी 1/3 ऑफ द रूट डेवलपमेंट हो गई भी होगी मैंडिबुलर केनाइन की और मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर की। उसके अलावा रूट डेवलपमेंट आपकी हो गई भी होगी मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की। जो रूट्स डेवलपमेंट बिल्कुल स्टार्ट हो रही होंगी वो होंगी आपके मैंडिबुलर सेकंड मोलर की, और कहते हैं अगर प्रेजेंट होगी रूट डेवलपमेंट तो बिल्कुल ही बिगनिंग पे होगी आपकी मैक्सिलरी किनाइन और मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर की। तो किन किन की रूट डेवलपमेंट्स 1/3 तक पहुंच चुकी हुई हैं, 3 दांतों की पहुंची हुई हैं, एक मैंडिबुलर किनाइन की, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर की और मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की। किन की बिल्कुल स्टार्ट हो रही है या बिल्कुल ही इनिशियल पॉइंट्स पे है, वो मैंडिबुलर सेकंड प्रीमोलर है। उसके अलावा मैंडिबुलर किनाइन है और मैंडिबुलर सॉरी मैक्सिलरी किनाइन है और मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं डेंटल एज 10 के अंदर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है डेंटल एज 10। डेंटल एज 10 में जाके कहते हैं आपकी जो प्राइमरी किनाइंस हैं और प्राइमरी मोलर्स हैं उनकी जो रूट रिजॉर्प्शन है वो और फर्दर स्टेज पे चली जाएगी, यानी कि और ज़्यादा रूट रिजॉर्प्शन उनकी हो जाएगी। उसके अलावा आपके जो मैंडिबुलर किनाइन और मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर है उसकी 1/2 तक रूट फॉर्मेशन हो जाएगी। अभी हमने पीछे देखा था उसकी 1/3 रूट डेवलपमेंट हुई हुई थी हमारे मैंडिबुलर किनाइन और मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर की। इस टाइम पे आके आपकी 1/2 रूट डेवलपमेंट हो जाएगी। उसके अलावा जो आपका मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर है उसकी भी 1/2 रूट डेवलपमेंट जो है स्टेज पे आके कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, फर्दर कहते हैं आपकी फर्दर सिग्निफिकेंट रूट फॉर्मेशन हो रही होगी आपके मैंडिबुलर सेकंड मोलर, मैंडिबुलर मैक्सिलरी सेकंड प्रीमोलर और उसके अलावा मैक्सिलरी किनाइन, इन सब की भी आपकी फर्दर मोर रूट डेवलपमेंट इस स्टेज पे चल रही होगी। फिर नीचे कह देते हैं कोई भी दांत तब इरप्ट करता है जब उसकी 3/4 ऑफ रूट डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। तो ये एक एमसीक्यू है, पूछते हैं कि किस एज में जाके कितनी डेवलपमेंट रूट की हुई हुई होगी तब दांत जाके इरप्ट करता है। तो 3/4 जब रूट डेवलपमेंट हो जाती है तब जाके कोई भी दांत इरप्ट करना शुरू करता है। उसके अलावा कहते हैं इरप्शन के 2 से 3 साल बाद तक आपकी रूट फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट होती रहती है। इन 2 to 3 ईयर्स बाद जाके आपकी जो रूट है वो कंप्लीशन पे अपनी पहुंचती है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं डेंटल एज 10 पे। कहते हैं डेंटल एज इसी की अभी डेंटल एज 10 ही चल रही है। कहते हैं इसके अंदर आपकी जो मैंडिबुलर इंसाइजर्स थे उनकी रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी हुई होती है इस एज तक। क्यों? क्योंकि देखो हमने पता है मैंडिबुलर इंसाइजर्स हमारे कब इरप्ट हुए थे, 6 to 7 ईयर्स की एज में जाके इरप्ट हुए थे। तो जब हम डेंटल एज 10 तक पहुंचते हैं तो आपके मैंडिबुलर इंसाइजर्स की रूट फॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई होती है। मैक्सिलरी सेंट्रल्स की भी रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी हुई होती है, लेकिन जो आपके मैक्सिलरी लेटरल इंसाइजर्स हैं वो अभी नियर कंप्लीशन होते हैं उनकी रूट। फिर कहते हैं डेंटल एज 11 में जाके आपके सारे इंसाइजर्स और सारे परमानेंट फर्स्ट मोलर्स जो हैं उन सबकी रूट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। उसके अलावा डेंटल एज 11 में कहते हैं आपके मैंडिबुलर किनाइन, मैंडिबुलर फर्स्ट प्रीमोलर और मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर, इन सब ने इरप्ट होना है।
और लास्ट में ना आपका आ जाता है डेंटल एज 12 पे आपका इरप्शन वाला दांत किनाइन आ जाएगा, मैक्सिलरी किनाइन। ये लास्ट टूथ होता है हमारा सक्सीडेनियस टीथ टू इरप्ट। सक्सीडेनियस टीथ क्या होते हैं? वो टीथ जो अपने किसी सक्सीडेनियस टूथ को ही क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, मतलब प्रीडिसेसेंट को रिप्लेस करेंगे। तो इसके अंदर जो हमारा जो सक्सीडेनियस टूथ जो लास्ट टू इरप्ट होता है वो हमारा मैक्सिलरी किनाइन होता है, वो हमारी डेंटल एज 12 में जाके इरप्ट होगा। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं डेंटल एज 12 में आपके परमानेंट सेकंड मोल्डर्स भी इरप्ट होंगे। जो सेकंड मोल्डर्स हैं, परमानेंट सेकंड मोल्डर्स हैं, वो सक्सीडेनियस टूथ नहीं है, क्योंकि वो किसी टूथ को सक्सीड नहीं करते, वो अपनी डेंटल आर्च में एक्स्ट्रा से जब डेंटल आर्च बढ़ती है तो वहाँ पे एक न्यू टूथ आके इरप्ट होता है। तो डेंटल एज 12 के अंदर एक तो हमारे मैक्सिलरी कैनाइन्स इरप्ट हुए, उसके अलावा हमारे परमानेंट सेकंड मोलर्स इरप्ट होंगे। फिर लास्ट में कह देते हैं, कहते हैं इस स्टेज के ऊपर आपके जो थर्ड मोलर्स हैं उनकी डेवलपमेंट जो है वो भी शुरू हो जाती है डेंटल एज 12 में जाके। फिर डेंटल एज 13, 14 और 15 में कहते हैं आपकी सिंपली रूट फॉर्मेशन कंप्लीट होती है सारे दांतों की। और डेंटल एज 15 में जाके जो है अगर आपका थर्ड मोलर ने फॉर्म होना होगा तो उसकी कैल्सिफिकेशन बिगिन हो चुकी भी होगी और वो रेडियोग्राफ के अंदर आपको विजिबल होगा डेंटल एज 15 में जाके। तो यहाँ पे डेंटल एज 6 से लेके ना डेंटल एज 12 तक इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अच्छे से लिखनी भी आनी चाहिए। मुझे अगर टाइम मिलता है तो मैं इसके नोट्स बना के भेज देती हूँ, फिर वो बस नोट्स ही पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता होता है। अब जब भी क्वेश्चन आए तो इस बस बात का ख्याल रखना है कि जौन सी भी एज पूछी हुई है, 10 पूछी हुई है, 9 पूछी हुई है, तो आपने उससे पिछले जितने भी दांत आपके इरप्ट हो चुके हैं वो सब भी उसके अंदर मेंशन करने हैं, जो प्राइमरी दांत प्रेजेंट है उस टाइम पे वो भी मेंशन करने हैं, और अगर उस स्टेज के ऊपर कोई रूट फॉर्मेशन हो रही हुई है तो उसको भी मेंशन करना है। अच्छा, नेक्स्ट बस वो कहते हैं कि ये जो हमने सीक्वेंस पढ़ा है ना इरप्शन का, इसके अंदर कोई चेंज आ जाए तो ये एक मोर रिलायबल साइन है कि आपकी कोई नॉर्मल डेवलपमेंट के अंदर कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, रेदर देन अगर आपका जनरलाइज डिले और एक्सलरेशन आ जाए। मतलब क्या, आपकी क्रोनोलॉजिकल एज के साथ अगर आप चलें और आप देखें कि अच्छा 6 ईयर्स पे वाला दांत नहीं आया है, 7 पे वाला दांत नहीं आया, तो वो इतना रिलायबल फैक्टर नहीं है टू असेस कि कोई एबनॉर्मलिटी है इन डेवलपमेंट। रेदर देन आपने सीक्वेंस ऑफ इरप्शन को देखना है। दांत हमेशा सीक्वेंस में ही इरप्ट हों, जो सीक्वेंस बताया गया है, तो वो एक नॉर्मल इरप्शन होती है। बाकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो वेरी कर सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने ये डेंटल एज पढ़ी है, इसका क्रोनोलॉजिकल एज से जो ताल्लुक है वो कहते हैं इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो कहते हैं कुछ नॉर्मल वेरिएशंस होती हैं इरप्शन सीक्वेंस में, वो कौन कौन सी होती हैं। कहते हैं एक तो ये हो सकती है जो आपके सेकंड मोलर्स हैं वो आपके प्री मोलर्स से मैंडिबुलर आर्च में पहले इरप्ट कर जाएं। दूसरी ये वेरिएशन आ सकती है कि जो आपका केनाइन है मैक्सिलरी आर्च में वो आपके प्री मोलर से पहले इरप्ट कर जाए, वरना हमें पता है हमारा जो केनाइन है मैक्सिलरी आर्च में वो प्री मोलर्स के बाद इरप्ट होता है। और थर्ड जो वेरिएशन आ सकती है वो ये आ सकती है कि राइट और लेफ्ट साइड की इरप्शन एसिमेट्रीज हो सकती हैं, वरना जो है राइट एंड लेफ्ट साइड पे साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे दांत को इरप्ट होना चाहिए, लेकिन समटाइम्स कुछ एसिमेट्रीज की वजह से राइट एंड लेफ्ट साइड में के टाइम में डिले आ सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो नीचे इतनी कोई खास ऐसे वो बात नहीं करते, उसमें बस वो यही बताते हैं कि अगर आपका मैंडिबुलर सेकंड मोलर जो है वो आपके मैंडिबुलर सेकंड मोलर जो है वो आपके मैंडिबुलर सेकंड प्री मोलर से पहले इरप्ट हो जाएगा, तो वो आपके सेकंड प्री मोलर की इरप्शन की जो स्पेस है उसको फिनिश कर देगा, जिसकी वजह से आपका जो प्री मोलर है वो या तो बकली चला जाएगा, ठीक है, या वो आर्च के अंदर एरप्ट ही नहीं होगा। सेम चीज़ मैक्सिलरी केनाइन के अंदर भी हो सकती है। अगर मैक्सिलरी केनाइन जो है वो आपके मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर के साथ ही इरप्ट कर जाए, जो कि उसको वैसे तो बाद में इरप्ट करना चाहिए, लेकिन अगर वो उसी टाइम पे साथ इरप्ट कर जाए तो उसके अंदर भी यही हो सकता है कि मैक्सिलरी केनाइन जो है वो आपका लेबली पुश हो जाए और वो आपकी आर्च से थोड़ा सा क्राउडिंग की वजह से बाहर हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ जाते हैं, कहते हैं मॉडरेट एसिमेट्री जो है वो आपकी टू साइड्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड पे हो सकती है, लेकिन अगर 6 मंथ्स का ज़्यादा गैप आ जाए, मतलब एक साइड पे दांत जो है वो इरप्ट हो चुका है, दूसरी साइड पे 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं कि वो वाला दांत नहीं इरप्ट हुआ, तो आपको एक एक्सरे करवा लेना चाहिए। बाकी लास्ट में हमारे पास आ जाता है, कहते हैं कि आपकी अगर एक साइड पे किनाइन जल्दी इरप्ट हो जाए और दूसरी साइड पे किनाइन ना इरप्ट हो, तो चांसेस होते हैं कि वो जो किनाइन जो दूसरी साइड पे नहीं इरप्ट हुआ हुआ वो पैलेटली इम्पैक्ट हो जाए। उसकी क्या वजह है? कहते हैं अगर एक साइड पे किनाइन इरप्ट हो जाएगा ना, तो वो आपके इंसाइजेस के ऊपर प्रेशर डालेगा। जब वो इंसाइजेस के ऊपर प्रेशर डालेगा तो जो ऑन सी साइड पे आपका किनाइन जो है इरप्ट नहीं हुआ होगा उसकी स्पेस जो है वो इंसाइजेस जो है वो क्लोज कर लेंगे। जब उसकी स्पेस ही खत्म हो जाएगी तो जब फर्दर आपका जब किनाइन इरप्ट होने की कोशिश करेगा, अगर तो वो कहते हैं वो बकली पड़ा हुआ होगा किनाइन, तो वो बकली तो इरप्ट बहुत ही बकल साइड पे होके हो जाएगा, लेकिन अगर वो किनाइन पैलेटली पड़ा हुआ होगा तो वो पैलेट में ही इम्पैक्ट होकर रह जाएगा। और ये हम क्या किस चीज़ पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ पढ़ रहे हैं कि अगर आपकी एसिमेट्री आ जाए राइट एंड लेफ्ट साइड के दरमियान में किनाइंस की इरप्शन में, ठीक है, तो अगर एक किनाइन जल्दी इरप्ट होगा तो वो आपकी दूसरी किनाइन की जगह को ही ख़त्म करवा देगा।
अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है स्पेस रिलेशनशिप्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ इंसाइजर्स। इसके अंदर हमने क्या देखना है कि आपके जब इंसाइजर्स रिप्लेस होने हैं प्राइमरी इंसाइजर्स के बाद परमानेंट इंसाइजर्स इरप्ट होने हैं, तो हमें पता है हमारे परमानेंट इंसाइजर्स प्राइमरी इंसाइजर से बड़े होने हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से जब भी इरप्शन होगी तो एक तो क्राउडिंग आ जाएगी, और वो क्राउडिंग किस तरीके से रिलीव हो सकती है वो चीज़ हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। अच्छा, पहले वो बता देते हैं, सिंपल सी बात है, हमें वैसे भी पता है कि आपके प्राइमरी जो दांत, जो आपके परमानेंट इंसाइजर्स होते हैं, जो परमानेंट इंसाइजर्स के जो बर्ड्स होते हैं, वो आपके प्राइमरी दांतों से एपिकली और ज़्यादा से लिंगुली पड़े हुए होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपके मैंडिबुलर परमानेंट इंसाइजर्स इरप्ट होंगे तो वो थोड़ा सा समवट लिंगुली इरप्ट होते हैं एक तो। दूसरा कहते हैं कि वो थोड़ा सा इरेगुलर इन पोजीशन, यानी कि थोड़ी सी क्राउडिंग वाली फॉर्म में मैंडिबुलर परमानेंट इंसाइजर्स इरप्ट होते हैं। मैक्सिलरी आर्च में बात करें तो मैक्सिलरी आर्च में कहते हैं आपके जो लेटरल इंसाइजर्स होंगे वो भी थोड़ा सा लिंगुअल पोजीशन में जाके इरप्ट होते हैं, और उनकी उस इरप्शन की वजह से थोड़ी बहुत क्राउडिंग हो सकती है, ठीक है। जो आपके परमानेंट किनाइंस होते हैं वो कहते हैं आपकी प्राइमरी किनाइन से बिल्कुल इन लाइन होते हैं, यानी कि वो ज़्यादा लिंगुअली नहीं पड़े हुए होते हैं, वो बिल्कुल इन लाइन पड़े हुए होते हैं आपकी प्राइमरी किनाइन से। और जब वो इरप्ट होंगे और आर्च के अंदर जगह कम होगी तो परमानेंट किनाइंस जो है वो थोड़े से लिंगुअली या लेबली शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनको आर्च में जगह नहीं मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपके परमानेंट इंसाइजर्स होते हैं ना, वो आपके प्राइमरी इंसाइजर्स से अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 mm बड़े होते हैं। अब इसके अंदर वो आपको बताते हैं, कहते हैं जो आपका परमानेंट मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर है उसकी विड्थ होती है 5.5 मिलीमीटर, जबकि जो आपका प्राइमरी सेंट्रल इंसाइजर होता है उसकी विड्थ होती है 3 mm। तो टोटल डिस्क्रिपेंसी जो आ जाती है वो 2 to 3 mm की आ जाएगी। अब ऑफकोर्स जब 2 to 3 mm लार्जर इन साइज दांत इरप्ट हो रहा है तो आपके मैंडिबल के अंदर क्या होता है, मैंडिबल के अंदर थोड़ी सी क्राउडिंग आ जाती है, ठीक है। अब ये क्राउडिंग जो आ जाती है ये रिलीव किस तरीके से होनी है, वो भी हमारे पास थ्री रीजंस, थ्री वेज बताएंगे जिस वेज से आपकी जो ये क्राउडिंग होती है ना वो रिलीव हो जाती है। अच्छा, उससे पहले कहते हैं कि जो आपकी एज 8 to 9 होती है ना, उस एज के अंदर आपकी किसी भी नॉर्मल चाइल्ड के अंदर ट्रांजिटरी स्टेज होती है लोअर मैंडिबल इंसाइजर्स की क्राउडिंग की, ठीक है। उसके बाद जो है आपके जो दांत है वो अगर आपकी प्रॉपर मूवमेंट्स हो जाए तो आपका जो दांत है वो प्रॉपर पोजीशनिंग में सारे दांत आ जाते हैं, यानी कि क्राउडिंग जो है वो रिलीव हो जाती है। और थ्री क्या मैकेनिज्म्स हैं, फर्स्ट तो कहते हैं एक स्लाइट इंक्रीज आता है इन द विड्थ ऑफ द डेंटल आर्च अक्रॉस द केनाइंस, यानी कि जिस एरियाज में केनाइंस होते हैं उस एरिया में आपका थोड़ी जो डेंटल आर्च है उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होती है। वो कितनी विड्थ इंक्रीज होती है, वो कहते हैं ऑन एवरेज 2 mm का जो है ना वो इंक्रीज आता है, जिसकी वजह से आपकी अर्ली रेजोल्यूशन जो है क्राउडिंग की वो हो जाती है। अच्छा, फिर कहते हैं ये जो विड्थ इंक्रीज है ये बॉयज़ में ज़्यादा होती है गर्ल्स में कम होती है, इसलिए कहते हैं कि बॉयज़ की जो लोअर मैंडिबल इंसाइजर्स की क्राउडिंग थी वो जल्दी रिलीव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स में इंसाइजर्स की, मैंडिबल इंसाइजर्स की क्राउडिंग जो है वो रह जाती है। अच्छा, सेकंड क्या होता है, सेकंड ये होता है कहते हैं आपके जो परमानेंट इंसाइजर्स हैं वो ज़्यादा लेबियल पोजीशनिंग में चले जाते हैं। पहले वो लिंगुअली इरप्ट होते हैं, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, आपके परमानेंट इंसाइजर्स जैसे लेबली फ्लेयर आउट कर जाएंगे। तो जब वो जैसे फ्लेयर आउट करते हैं, जैसे आउटवर्ड जाते हैं, तो इससे भी आपको एक स्पेस गेन होती है, ठीक है। कि आउटवर्ड जाने से क्या होगा, आप ऐसे इमेजिन करेंगे पहले जो है आपके सारे दांत एक छोटे सर्कल में खड़े हुए थे, जब वो बाहर जाएंगे तो एक बड़े सर्कल में चले जाएंगे, उनको सर्कमफेरेंस ज़्यादा मिल जाएगा। जब ज़्यादा सर्कमफेरेंस मिलेगा क्राउडिंग जो है थोड़ी सी रिलीव हो जाएगी। इससे कहते हैं आपको एडिशनल 1 to 2 mm मिल जाता है, जिससे आपकी क्राउडिंग थोड़ी सी मैंडिबल इंसाइजर्स की रिलीव हो जाती है। तीसरा क्या होता है, तीसरा ये होता है कि आपके जो मैंडिबुलर केनाइंस हैं वो थोड़े से रीपोजिशन हो जाते हैं इनटू द प्राइमेट स्पेस। हमने भी पिछले कुछ पेजेस में पढ़ा था कि हमारी प्राइमेट स्पेस प्राइमरी होती थी प्राइमरी दांतों के दरमियान में। मैंडिबल में कहाँ पे होती थी, मैंडिबल में होती थी प्राइमरी किनाइन और प्राइमरी फर्स्ट मोलर के दरमियान में, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी किनाइन और प्राइमरी फर्स्ट मोलर के दरमियान की जो स्पेस थी ना, इसको फिल कर लेता है आपका मैंडिबुलर किनाइन आके, ठीक है। यानी कि वो प्राइमेट स्पेस के अंदर जब चले जाएंगे तो आपके फर्दर आगे के इंसाइजर्स को एक स्पेस और मिल जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं ये जो स्पेस है आपकी सिर्फ मैंडिबल में ही प्रेजेंट होती है, क्योंकि मैग्जिला में तो ये वाली स्पेस आपकी किनाइन से मीजली प्रेजेंट थी। मैग्जिला में प्राइमेट स्पेस कहाँ पे होती थी, आपके केनाइन और लेटरल इंसाइजर के दरमियान में, ठीक है। तो वहाँ तो आपका केनाइन डिस्टल साइड पे नहीं जा सकता ना, वहाँ तो वो स्पेस मीजियल साइड पे पड़ी हुई है। अब कहते हैं जो प्राइमेट स्पेस है अनटिल एंड अनलेस कोई अर्ली मीजियल शिफ्ट ना हो जाए तो आपका जो मैंडिबुलर केनाइन होगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा प्राइमेट स्पेस की, और आपको एडिशनल स्पेस मिल जाएगी। अब अर्ली मीजियल शिफ्ट ना हो जाए, इससे क्या मुराद है, इससे मतलब ये है कि अगर आपका कोई फर्स्ट जो प्री मोलर था वो उसकी
वो मीजली ना आ जाए, या जो आपका परमानेंट मोलर बाद में जाके इरप्ट होना है वो मीजल साइड पे ना आ जाए, उसकी मीजियल शिफ्ट ना हो जाए, तो आपके पास जो प्राइमरी स्पेस है वो बरकरार रहती है, सॉरी प्राइमेट स्पेस जो है वो बरकरार रहती है, जिसके अंदर केनाइन जाएगा और आपको एडिशनल स्पेस मिलेगी। तो ये जो तीन पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ये तीनों हमने मैंडिबुलर इंसाइजर्स की जो क्राउडिंग होती है उसको रिलीव करवाने के तीन प्रोसीजर्स पढ़े हैं, जिसके थ्रू आपकी मैंडिबुलर केनाइंस की मैंडिबुलर इंसाइजर्स की जो क्राउडिंग है वो रिलीव हो जाती है। अच्छा, नीचे आ जाते हैं। तो ये तो अभी हमने बात की थी अपने मैंडिबुलर इंसाइजर्स की, ठीक है। मैक्सिलरी इंसाइजर्स कहते हैं कि मैक्सिलरी इंसाइजर्स जब इरप्ट होते हैं तो उनके दरमियान में एक स्मॉल स्पेस होती है, जिसको हम डायस्टीमा कह रहे होते हैं। ये जो स्पेस है नॉर्मली सब मैक्सिलरी इंसाइजर्स के दरमियान में होगी जब भी वो परमानेंट इंसाइजर्स इरप्ट करेंगे। कहते हैं ये स्पेस तब क्लोज होती है जब या तो लेटरल इंसाइजर्स इरप्ट हो, या मोस्ट कॉमनली ये तब जाके क्लोज होती है जब परमानेंट केनाइंस इरप्ट होंगे। अब जब केनाइंस इरप्ट होते हैं तो वो आपके लेटरल इंसाइजर्स पे और आपकी सेंट्रल इंसाइजर्स की रूट्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, और जब वो प्रेशर आता है दोनों साइड से तो आपका जो डायस्टीमा है वो क्लोज हो जाता है। अब जिस एज तक या आपके केनाइंस इरप्ट नहीं होते, जो कि हमने अभी पिछले पेजेस में पढ़ा है, जो कि आपकी 10 ईयर्स तक आपके केनाइंस इरप्ट नहीं हो रहे होते, तो ये जो 8-9 ईयर्स का जो एज होती है, 10 ईयर्स तक जो एज होती है, इसको हम कहते हैं अगली डकलिंग स्टेज बच्चों के अंदर, ठीक है। अगली डकलिंग स्टेज के ऊपर यूक्यू आता है। अगली डकलिंग स्टेज क्या होती है? अगली डकलिंग स्टेज एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, जिसके अंदर आपके सेंट्रल मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स के अंदर डायस्टीमा यानी कि गैप प्रेजेंट होता है, और ये गैप खुद ही से क्लोज हो जाता है जब आपके परमानेंट केनाइंस प्रेजेंट होंगे। कहते हैं अगर तो आपका जो गैप है सेंट्रल डायस्टीमा ये 2 mm और लेस का है तो ये स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाएगा, क्योंकि मैंडिबुलर सॉरी मैक्सिलरी केनाइंस जब आएंगे तो वो आपकी लेटरल इंसाइजर्स और आपके मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स इन दोनों के ऊपर प्रेशर डालेंगे और उस प्रेशर से आपका डायस्टीमा क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर 2 mm से बहुत ज़्यादा आपका ये गैप होता है, देन ये पूरा का पूरा जो गैप है डायस्टीमा है वो केनाइंस के इरप्ट होने से क्लोज नहीं होगा। तो अगली डकलिंग स्टेज जो है वो आपकी 8 to 10 ईयर्स तक रहती है, जिस टाइम तक आपके क्या नहीं इरप्ट होते? मैक्सिलरी केनाइंस नहीं इरप्ट होते। तो बस अगली डकलिंग स्टेज का बस ये बात पता होनी चाहिए। बाकी क्राउडिंग कैसे रिलीव होनी थी उसके वो 3 पॉइंट्स ऊपर पता होने चाहिए, बाकी एडिशनल कोई इतनी खास बातें नहीं है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है स्पेस रिलेशनशिप एंड रिप्लेसमेंट ऑफ केनाइंस एंड प्राइमरी मोलर्स। इसमें भी हमने ये देखना है कि जब परमानेंट केनाइंस आएंगे और परमानेंट मोलर्स आएंगे तो वो किस तरीके से आपके प्राइमरी दांतों की स्पेस को फिल करते हैं। अब यहाँ पे ना हमें चीज़ थोड़ी सी उल्टी हो जाती है, और इसमें क्या होता है कि जब आपका प्राइमरी सेकेंड मोलर जो है उसको किस दांत ने आके फिल करना होता है? प्राइमरी सेकेंड मोलर को फिल करेगा आके आपका परमानेंट सेकेंड प्री मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे प्री मोलर ने आपके मोलर को आके रिप्लेस करना होता है। तो इस केस में क्या होता है, आपका जो प्राइमरी सेकेंड मोलर होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू आपका जो सेकेंड प्री मोलर उसको आके रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं हमें एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है जो कि 2 mm की होती है आपके मैंडिबल में, और 1.5 mm की होती है मैक्सिला में। क्या मतलब है? मतलब कि जो आपका जो सेकेंड प्री मोलर है वो मैंडिबल में आपके सेकेंड मोलर से 2 mm छोटा होता है, ठीक है। तो जो अब फ्यूचर में जो दांत आना है वो छोटा दांत आना है। तो ये जो एडिशनल स्पेस आपको मिलती है इसको हम कहते हैं ई स्पेस। ई स्पेस इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सेकेंड प्राइमरी मोलर की वजह से हमें स्पेस मिल रही है, और सेकेंड प्राइमरी मोलर को ई कहा जाता है, ABCD E सेकेंड मोलर को कहा जाता था, ठीक है, प्राइमरी दांतों में। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं ये तो हमें मिल गई सेकेंड मोलर से स्पेस। जो आपका प्राइमरी फर्स्ट मोलर होता है वो बिल्कुल स्लाइटली लार्जर होता है एज कम्पेयर टू आपके परमानेंट फर्स्ट प्रीमोलर से, जो कि कहा हुआ है 0.5 mm इन मैंडिबल। यानी कि जो टोटल स्पेस आपको मिलेगी प्राइमरी सेकेंड और फर्स्ट मोलर की एक्सफोलिएशन से वो मिलेगी आपको ऑलमोस्ट 2.5 mm इन मैंडिबल, और इसको हम लीवे स्पेस कहते हैं। तो अब लीवे स्पेस क्या है? लीवे स्पेस हमारे पास एडिशनल टोटल स्पेस है जो हमें गेन होगी आफ्टर द एक्सफोलिएशन ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट प्राइमरी प्रीमोलर्स, सॉरी सेकेंड एंड फर्स्ट प्राइमरी मोलर्स, क्योंकि जो बाद में जो दांत आने हैं प्रीमोलर्स वो छोटे होने हैं एज कम्पेयर टू हमारे मोलर्स। तो ये जो लीवे स्पेस है ना, ये हम हमारे कहाँ पे काम आती है? एक तो कहते हैं कि जब ये लीवे स्पेस आपको मिलती है और आपका सेकंड प्राइमरी मोलर जो है लॉस्ट होता है, तो जो आपका परमानेंट फर्स्ट मोलर इरप्ट हुआ था जो कि हमने पढ़ा हुआ है 6 ईयर्स ऑफ एज में ही इरप्ट हो जाता है, वो रैपिडली इस स्पेस को फिल करने के लिए मीजली फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है। और वो इस लीवे स्पेस को क्या कर लेगा? ऑक्यूपाई कर लेगा। अच्छा, दूसरा क्या है, क्या क्या होता है? कहते हैं अगर तो वो आपका मीजली मूव नहीं करता आपका सेकेंड मोलर, सॉरी फर्स्ट परमानेंट मोलर, तो ये जो इनिशियली आपकी इंसाइजर की क्राउडिंग प्रेजेंट हुई थी वो इंसाइजर जो है वो थोड़े से डिस्टली पीछे आते हैं, सारे इंटीरियर दांत थोड़े से डिस्टली आते हैं और उस लीवे स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, और उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि उनकी क्राउडिंग जो है वो थोड़ी सी रिलीव हो जाती है। तो लीवे स्पेस दो जगहों पे काम आ रही है, या तो आपका परमानेंट फर्स्ट मोलर डिस्टली जाएगा या फॉरवर्ड आएगा, ठीक है, सॉरी डिस्टली नहीं मीजली आएगा, जिसको हम मीजियल शिफ्ट भी यहाँ पे कह रहे हैं।
या तो आपका जो परमानेंट फर्स्ट मोलर होगा वो थोड़ा सा मीजली आएगा, फॉरवर्ड आएगा और उस लीव स्पेस को ख़त्म करेगा, या जो आपके जो इंसाइजर्स होंगे जिनकी क्राउडिंग हुई हुई थी वो थोड़े से डिस्टली जाएंगे, पोस्टीरियरली जाएंगे और वो उस लीव स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में लास्ट में हमने देख लेना है एक्लूजल रिलेशनशिप। तो एक्लूजल रिलेशनशिप यहाँ पे एक बात जो पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए, कहते हैं जो आपके प्राइमरी मोलर्स का एक्लूजल रिलेशनशिप होता है वो फ्लैश टर्मिनल रिलेशनशिप होता है। फ्लैश टर्मिनल प्लेन या फ्लैश टर्मिनल रिलेशनशिप क्या होता है कि जब भी आपके प्राइमरी फर्स्ट मोलर ऑफ मैक्सिला एंड प्राइमरी फर्स्ट मोलर ऑफ मैंडिबल जो है वो एज टू एज होंगे ना, तो उसको हम फ्लैश टर्मिनल रिलेशनशिप में कहेंगे। ठीक है। दूसरा हमने ये देखना है कि जो अगर कहते हैं आपकी पता है आपको क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 जो हमारे मोलर रिलेशनशिप होती है, ठीक है, कहते हैं अगर आपके प्राइमरी दांत जो हैं वो एंगल्स की क्लास 2 रिलेशनशिप में होंगे तो उसको हम डिस्टल स्टेप कहेंगे। इसके अंदर डिस्टल स्टेप क्यों कह रहे हैं, अगले पेज पे आ जाओ, यहाँ पे फिगर 3.35 बनी हुई है, ये याद करने वाली है सब में। डिस्टल स्टेप क्या है कि आपकी डिस्टल साइड पे एक स्टेप सा महसूस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका मैक्सिलरी जो प्राइमरी होता है वो काफ़ी आगे की तरफ है और जो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ है। तो डिस्टल साइड पे आपको एक स्टेप मिल रहा है तो इसको हमने डिस्टल स्टेप कह दिया। अब परमानेंट दांतों में अगर यही वाला रिलेशनशिप होता है तो इसको हम एंगल की क्लास 2 कहते हैं। ठीक है। अब नीचे आ जाओ तो फ्लैश टर्मिनल प्लेन जो है उन्होंने कहा है कि प्राइमरी दांतों में नॉर्मली ये वाला एक रिलेशनशिप होता है फ्लैश टर्मिनल प्लेन, जो कि नॉर्मली अगर परमानेंट टूथ के अंदर हो तो इसको हम एच टू एच कहेंगे। और नीचे आ जाओ तो ये जो मीजियल स्टेप है, ये मीजियल स्टेप के अंदर क्या है कि मैंडिबुलर टूथ आगे है और आपका जो मैक्सिलरी टूथ है वो पीछे है। तो जो स्टेप सा बन रहा है वो मीजियल साइड पे बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम मीजियल स्टेप कहते हैं। और अगर यही चीज़ आपके परमानेंट टूथ के अंदर होगी तो इसको हम क्लास 3 कह रहे होते हैं। तो एक तो हमने ये देख ली कि प्राइमरी टूथ के अंदर जो भी एक्लूजल रिलेशनशिप्स होंगे उनको हमने क्या नाम देना है। नॉर्मल वाला कौन सा है, फ्लैश टर्मिनल है। क्लास 2 अगर होगी तो उसको हमने डिस्टल स्टेप कह दिया है, और अगर क्लास 1 होगी, ठीक है, तो उसको हमने मीजियल स्टेप कह दिया हुआ इसके अंदर। अच्छा, अब क्लास 1 को मीजियल स्टेप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली भी ऐसा ही होता है कि जो आपका डिस्टल वाला सॉरी जो आपका मैंडिबुलर टूथ होता है वो थोड़ा सा इंटीरियरली होता है और मीजियल मैक्सिलरी जो टूथ होते हैं वो थोड़े से मीजियल साइड पे करके होते हैं, थोड़े से पीछे होते हैं, मीजियल साइड नहीं सॉरी, थोड़े से पीछे होते हैं। तो इसलिए हमने इसको कहा हुआ है इक्वल टू द क्लास 1 ऑफ परमानेंट टूथ जो है वो आपकी मीजियल स्टेप बनेगा इसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा कहते हैं आपके जो क्लास 3 है वो प्राइमरी डेंटिशन में मोस्ट कॉमनली नहीं देखी जाती, क्योंकि हमारा मैंडिबल जो है वो इतना ग्रो नहीं किया हुआ होता कि वो क्लास 3 वाला रिलेशनशिप दे दे जिसके अंदर आपका मैंडिबुलर टूथ बिल्कुल ही आगे होता है। लेकिन कहते हैं अगर आपकी बहुत ज़्यादा कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो क्लास 3 हो भी सकती है प्राइमरी टूथ में, लेकिन नॉर्मली नहीं होती। अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। कहते हैं एट द टाइम ऑफ प्राइमरी सेकेंड मोलर आर लॉस्ट। ठीक है, बोथ द मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर मोलर्स टेंड टू शिफ्ट मीजिली। ये वही बात है जो भी हमने जब भी हमारी लीवे स्पेस बनेगी ना, तो उस लीवे स्पेस को फिल करने के लिए आपके फर्स्ट परमानेंट मोलर्स जो हैं वो मीजिली शिफ्ट करेंगे, लीवे स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। कहते हैं जो मैक्सिला मूव करता है वो कम मीजिली मूव करता है। मैक्सिला क्यों कम मीजिली मूव करेगा, एक तो उसके पास लीवे स्पेस कम है। पीछे हमने देखा है मैक्सिला को कितनी लीवे स्पेस मिलती है, 1.5 mm की मिलती है। मैंडिबल को कितनी लीवे स्पेस मिलती है, 2.5 mm की लीवे स्पेस मिलती है। तो आपके जो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर्स होंगे वो ज़्यादा मीजल शिफ्ट शो करेंगे, जबकि मैक्सिलरी जो है वो कम लीवे स्पेस को मूव करेंगे, वो कम शो करेंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है कि हमें पता है जब हमारी ग्रोइंग एज हो रही होती है तो मैक्सिला कम ग्रो करता है, बल्कि मैंडिबल जो है वो लेट तक ग्रो करता रहता है, ज़्यादा टाइम तक ग्रो करता चला जाता है। ठीक है, तो मैंडिबल ने ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जबकि मैक्सिला ने कम मूवमेंट करनी है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है, मैंडिबुलर टूथ जो है वो ज़्यादा मीजल साइड पे आएंगे, ज़्यादा फॉरवर्ड आएंगे, मैंडिबुलर मैक्सिलरी टूथ जो है वो कम फॉरवर्ड आएंगे। अब ये चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जौन सा भी रिलेशनशिप प्राइमरी टूथ के अंदर था वो किस रिलेशनशिप के अंदर एंड करेगा, परमानेंट टूथ के अंदर। ठीक है, मूवमेंट दो तरीके से हो रही है, एक तो लीवे स्पेस की वजह से और एक मैंडिबल की ग्रोथ की वजह से, मैंडिबल की फॉरवर्ड पोजीशनिंग की वजह से। अब किस पोजीशन के अंदर आपके टूथ जो है वो एंड करते हैं, उसके लिए अगेन हम 3.35 फिगर ही देखते हैं। कहते हैं अगर तो आपके प्राइमरी टूथ डिस्टल स्टेप के अंदर होंगे तो परमानेंट टूथ में या तो क्लास 2 आ जाएगी या तो एंड टू एंड वो एंड करेंगे। एंड टू एंड क्यों करेंगे, क्योंकि आपका जो डिस्टल टूथ है उसने मीजली ज़्यादा आना है, आगे आएगा तो वो एंड टू एंड हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर तो दांत फ्लैश टर्मिनल होगा जो कि मैंने बताया नॉर्मली होना चाहिए, नॉर्मली होगा तो या तो वो क्लास 1 में जाएगा जो कि आपकी नॉर्मल क्लास होती है, या अगर आपका मैंडिबुलर टूथ कम फॉरवर्ड मूव करेगा तो वो एज टू एज के अंदर या एंड टू एंड के अंदर एंड हो जाएगा परमानेंट टूथ के अंदर आपकी क्लासिफिकेशन। और लास्ट में कह देते हैं अगर आपकी मीजियल स्टेप होगा तो मीजियल स्टेप जो है वो भी या तो क्लास 1 के अंदर एंड करेगा, ठीक है, या वो आपका क्लास 3 के अंदर एंड कर जाएगा।
ठीक हो गया। क्लास 3 के अंदर तब एंड करेगा जब आपकी बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोथ होगी आपके मैंडिबल की। अच्छा, अब इसके अंदर लास्ट में आ जाते हैं, कहते हैं नॉर्मली जो है ना आपकी मिक्स्ड फ्लैश टर्मिनल प्लेन से फर्स्ट क्लास 1 के अंदर एंड होने के लिए आपके जो लोअर मोलर है उसको अबाउट 3.5 mm फॉरवर्ड मूव करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू आपका अपर मोलर। ठीक है, जब वो 3.5 mm लोअर मोलर फॉरवर्ड मूव करेगा तब आपकी क्लास 1 इस्टेब्लिश हो जाएगी फ्रॉम एज टू एज। जो फ्लैश टर्मिनल, जो पहले फ्लैश टर्मिनल थी वो बाद में क्लास 1 बन जाएगी जब आपका जो लोअर मोलर है वो 3.5 mm फॉरवर्ड मूव करेगा। ये डिस्टेंस कैसे कवर होता है, कहते हैं हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस जो है वो लीवे स्पेस से कवर हो जाता है, बाकी जो डिस्टेंस है वो आपकी मैंडिबल की मीजियल मूवमेंट और मैंडिबल की ग्रोथ से कवर होता है। ठीक है, बस इसमें इतनी सी बात देख ली। अब बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ में आ जाओ, इसके जो सेकंड पेज के ऊपर लिखा हुआ है, कहते हैं बॉटम लाइन ये है कि द अमाउंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैंडिबुलर ग्रोथ एंड नॉट द मूवमेंट ऑफ द परमानेंट टीथ, ये मेजरली डिटरमिन करती है कि आपकी जो अल्टीमेट क्लास रिलेशनशिप होगी वो क्या होगी। अब जो सारी बीच में से जितनी भी उन्होंने बातें डिस्कस की उसमें उन्होंने यही कहा हुआ है कि अगर आपके मैंडिबल की ग्रोथ कम होती है तो आपकी वो वाला रिजल्ट नहीं आ पाएगा जो कि हमारा डिज़ायर्ड एक्लूजन रिलेशनशिप होगा। तो इसमें से याद करने वाली बातें क्या है, एक हमें ई स्पेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और ई स्पेस कितनी होती है ये पता होनी चाहिए। लीव स्पेस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और कितनी होती है ये पता होनी चाहिए। लीव स्पेस कैसे कैसे कवर होगी, एक तो मीजियल मूवमेंट होगी परमानेंट मोलर्स की, दूसरा क्राउडिंग को रिलीज कराएगी हमारे इंटीरियर्स की। ये दो चीज़ें पता होनी हो गई। तीसरी जो बात हमें पता होनी चाहिए, ये वाली डायग्राम अगर हम अच्छे से याद कर लें 3.35 तो ये इनफ होगा कि प्राइमरी दांतों में कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं और वो किस किस रिलेशनशिप के अंदर एंड कर सकते हैं। वो इस रिलेशनशिप के अंदर कैसे एंड करेंगे, जब दांत आपका परमानेंट फर्स्ट मोलर जो है मीजली मूव करेगा और दूसरा क्या होगा आपके फॉरवर्ड मूविंग फॉरवर्ड ग्रोइंग होगी आपके मैंडिबल की, तो आपके ये रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश होंगे। बस ये बातें इसमें से याद करने वाली हैं और देखने वाली हैं।